हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है जो कि मैंने आप लोगों के लिए मेन पॉइंट बहुत ही अच्छे से यहाँ पर किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने इस तरीके से पूरी बुक को इस तरीके से हाईलाइट किया है। ये 34 पेजेस हैं और इसमें आपकी पूरी जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर सभी कवर किया गया है। एक एक छोटी छोटी टर्म किसको क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और जहां जहां पिक्चर जरूरी है वहां पे मैंने पिक्चर्स भी लगाई हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं। कंप्लीट ये होगी पूरी बुक जिसमें आप देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चाहे आप इसको हाफ हाफ करके या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से देखें। और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप उसको लेकर बैठेंगे तो और भी आसान रहेगा आप लोग के लिए। आप अपनी बुक में हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये हिंदी मीडियम है, इसके अलावा इंग्लिश मीडियम भी चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी आर्मी, डिफेंस, टीचिंग एग्जाम, तो सभी एग्जाम्स के लिए आपके ये इम्पोर्टेंट है। और साथ कर टीचिंग एग्जाम्स जो कि पीजीटी साइंस में कर रहे हैं, या फिर आपका मैथ और साइंस का पोर्शन जहां पर आता है, तो उसके लिए ये आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज आएंगे और जितने ज्यादा लोग देखेंगे हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा। और आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने जो कमेंट्स हैं, अपने सजेशंस हैं, वो भी वहां पर साझा कर सकते हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज होंगे इसी तरीके से मैं आप लोग के लिए हर सब्जेक्ट की और 6 से 10 तक की एनसीईआरटी यहाँ पर कंप्लीट करूंगी। इस पीडीएफ को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। शुरू करते हैं वीडियो। तो ये साइंस है, एनसीईआरटी क्लास 6 की। सबसे पहला चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चैप्टर में है भोजन के बारे में, कि भोजन कहाँ से आता है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है, किस में क्या मिलता है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सबसे पहला है संगठक। संगठक हम किसको बोल रहे हैं? संगठक हम बोल रहे हैं कि जब हम भोजन बनाते हैं उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम संगठक कहते हैं। जैसे आप सब्जी बना रहे हैं तो क्या चाहिए? कच्ची सब्जियां भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, तेल चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, तो ये सब चीजें। तो ये जो कंपोनेंट्स बेसिकली हैं, तो ये क्या है? संगठक है। उसके बाद है खाद्य पदार्थों के स्रोत। खाद्य पदार्थों के स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिन जिन चीजों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे कि मान लीजिए पौधे हैं, तो पौधे से हमें क्या मिलता है? गेहूं मिलता है, धान मिलता है, दाल, सब्जी, फल, ये सारी चीजें मिलती हैं। जंतुओं की बात करें तो जंतुओं से हमें दूध, अंडा, मांस, घी, दही, पनीर, ये सब हमें मिलता है जंतुओं से। तो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जानवर होते हैं। पौधे अनाज, सब्जियां, फलों जैसे खाद्य सामग्री के स्रोत हैं। तो पशु हमें दूध, मांस उत्पाद, अंडे प्रदान करते हैं। गाय, बकरी, भैंस, ये कुछ जानवर हैं जो हमें दूध देते हैं। लेकिन कुछ पौधों में दो या दो से अधिक खाने वाले पार्ट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि नींबू का पेड़ है तो सिर्फ नींबू आते हैं। कोई और भी ऐसा चीजें हो सकती हैं, कोई और भी ऐसे पौधे हो सकते हैं जो दो या दो से अधिक पार्ट होते हैं खाने। उदाहरण लेते हैं तो सरसों का पौधा। सरसों के पौधे में क्या होता है? सरसों के बीज से तो हम तेल निकालते हैं। सरसों का तेल घर में आप सभी यूज करते हैं। और जो इसकी पत्तियां होती हैं, ये भी सर्दियों में हरा साग जो हम बनाते हैं घर पर, सरसों का साग, तो इसकी पत्तियों को सब्जी के रूप में लेते हैं। तो हो सकता है पौधा एक, दो या दो से अधिक जो खाने वाले उसके पार्ट हो सकते हैं। आगे है मकरंद। मकरंद क्या होता है? मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद यानी कि मीठा रस इकट्ठा करके वो छत्ते में भंडारित करती हैं और वही बनता है शहद। तो मधुमक्खियां कहाँ से बनाती है शहद? बेसिकली फूलों के मकरंद से। तो मधुमक्खियों द्वारा जो ये भंडारित भोजन है, जो ये मीठा रस इकट्ठा करती रहती हैं, इसे ही हम शहद कहते हैं और शहद के रूप में बाद में इसका उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट टर्म है हमारी अंकुरण। अंकुरण क्या होती है? बीज से जब शिशु पौधा उगता है तो हम कहते हैं कि पौधा अंकुरित हो गया है। जब वो छोटा सा पौधा हमें दिखने लगता है बीज के बाद, तो वो अंकुरित होने लग गया है, यानी कि अंकुरण हो गया है। और अंकुरित किसके लिए यूज करते हैं? अंकुर बीजों में से जब एक सफेद रंग के धागे जैसी से संरचना निकलती है ना, जब आपने देखा होगा बीज से जब पौधा निकलता है तो एक सिंगल ही, आप तना बोल लीजिए चाहे उसको, एक धागे जैसी संरचना ही होती है, बिल्कुल छोटा सा और सिंगल निकलता है, उसके ऊपर ऐसे दो पत्तियां निकलती हैं, तो उसको हम कहते हैं अंकुरित। आगे है टर्म शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये क्या होते हैं? जंतु जो केवल पौधे खाते हैं उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी, जैसे कि हिरण, गाय, बकरी, खरगोश आदि। और जो जानवर केवल जानवरों को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं मांसाहारी, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी। शेर कभी आपको घास खाता हुआ नहीं मिलेगा, राइट? तो वो मांसाहारी है। लेकिन इंसान क्या है? इंसान है सर्वाहारी, क्योंकि पौधे भी खाता है और जंतु दोनों को खाता है। तो ये मनुष्य हो या गोवा, कुत्ता, ये सब क्या है? ये सर्वाहारी है। ये तो हमारा था फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कि जो मेन मेन टर्म्स थी वो मैंने सारी आपको बता दी है। संगठक, खाद्य पदार्थों के स्रोत के बारे में हमने जाना, अंकुरण, अंकुरित क्या होता है वो हमने जाना, और सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी टर्म के बारे में जाना। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं सेकंड के बारे में। यहाँ पर हम भोजन के घटक के बारे में जानेंगे, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे। जो हम सुनते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहला टर्म खाद्य पदार्थ, क्योंकि खाद्य पदार्थ क्या होता है हमने ऊपर भी देखा कि प्रत्येक व्यंजन जो है एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है, जो हमें पादपों और जंतुओं से मिलती है। खाद्य पदार्थ क्या है? जो व्यंजन होता है जो कच्ची सामग्री इसमें लगती है, चाहे वो जंतु से मिली हो चाहे वो पादपों से यानी कि पौधों से मिली हो, तो वो क्या है? खाद्य पदार्थ। अब टर्म है नेक्स्ट पोषक। तो वो तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें हम कहते हैं पोषक। ठीक है? तो जब हम खाना खाते हैं उससे क्या मिलता है? हमारी वृद्धि होती है, कार्य करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो ये है क्या है? पोषक है। और पोषक तत्व हम किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज लवण, ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं और उससे हमें वृद्धि और एनर्जी मिलती है, वो तो है कि हमें पोषक मिल रहा है। लेकिन उस खाने में ऐसे कौन से तत्व हैं जिससे हमें पोषक मिलता है? वो हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, फाइबर्स, खनिज लवण, ये सब चीजें। अब आगे देखते हैं। तो भोजन में जो विभिन्न पोषक तत्वों के परीक्षण है उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं? हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और चीनी के रूप में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में होगा, और चीनी के रूप में होगा। स्टार्च आयोडीन परीक्षण में नीला रंग दिखाता है। आयोडीन परीक्षण अगर आप करेंगे स्टार्च का तो वो नीला रंग हो जाएगा। प्रोटीन के लिए अगर आप टेस्ट करते हैं तो कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा क्या हो जाएगा? ये बैंगनी रंग हो जाएगा। और अगर आप फैट यानी कि वसा के लिए टेस्ट करते हैं तो कागज पर आपको तैलीय धब्बे लपेटे हुए मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर आप बाहर मार्केट में समोसे, पकोड़े खाते हैं, तो आप जब भी लेते हैं अगर आपने बाहर रेडी पर खाने तो वो न्यूज़पेपर देते हैं, और न्यूज़पेपर पूरा क्या हो जाता है? तैलीय हो जाता है, ऑयली हो जाता है, तो वो क्या है? फैट है। या आप कहीं बाहर भी खा रहे हैं तो आप क्या करते हैं? टिश्यू लेके ऐसे टैप टैप करते हैं तो वो ऑयली हो जाता है, तो वो क्या है? फैट है। ये कुछ टेस्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अगर आप प्रोटीन के लिए टेस्ट करेंगे तो कौन सा कलर होगा, फैट के लिए टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी आपको याद रखने जरूरी है। अब है विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ पर पूरा शॉर्ट में बनाया है, तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको रिवीजन कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और मुख्य स्रोत क्या है? चावल है। वसा से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। अब वसा से भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, तो वसा कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन क्या है? वसा थोड़ा सा लेट रिएक्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए कभी किसी भी इंसान को क्या हो जाता है? वीकनेस होती है, लेकिन हम उसको घी तो नहीं खिलाने जाते। अगर उसको ज्यादा वीकनेस हो तो हम उसको क्या देते हैं? ग्लूकोज डी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा और घी को रिएक्ट करने में टाइम लगेगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही जो भोजन होते हैं उनको हम कहते हैं ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं ये। अब है विटामिन ए। विटामिन ए से हमारी आंखें स्वस्थ होती हैं, हमारी स्किन अच्छी होती है। तो ये मिलता है हमें विटामिन ए मछली से, दूध से, गाजर से।
विटामिन सी की बात करें तो ये हमें रोग से लड़ने की शक्ति देते हैं और ये हमें मिलता है नींबू, संतरा, टमाटर से। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की मदद करते हैं और ये मिलते हैं हमें मछली, मक्खन, दूध, अंडों से। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत करता है और ये हमें मिलता है अंडे, पनीर, मछली और सोयाबीन से। अब यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से आपका चैप्टर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अगर आप शॉर्टकट में बहुत ही अच्छे से इसको याद रखना चाहते हैं, अब ये जो हमने शॉर्टकट में लिखा है इसी को मैंने आप लोग के लिए नीचे डिटेल फॉर्म में लिखा है ताकि आपको ये ना लगे कि चैप्टर इतना छोटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं। मंड होता है और शर्करा होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। स्रोत क्या है, चावल है, उसके साथ ही गेहूं है, आलू है, शकरकंदी है, मक्का, पपीता, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत है। इसी तरीके से हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन का अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपको कौन सा कलर मिलेगा, बैंगनी रंग मिलेगा। तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन किस लिए आवश्यकता है, शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए। अब प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो जो आप घर में चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन खाते हैं इन सबसे प्रोटीन मिलता है। साथ ही मांसाहारी लोग जैसे मांस, अंडे, मछली खाते हैं उससे भी प्रोटीन मिलता है और दूध, पनीर से भी प्रोटीन मिलता है। अब नेक्स्ट है वसा। कागज पर अगर तेल का धब्बा दिखाई देता है तो इट मीन्स क्या है, वसा है। वसा क्या करती है, वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। अब वसा के स्रोत देखिए तो कोई भी ऐसी चीज जहां से आपको तेल की फील की तेल ही हो सकता है, जैसे मूंगफली है, मूंगफली में से भी तेल निकलता है। तिल है, तिल से भी तेल निकलता है। गिरी मतलब बादाम, तेल जंतु से। अंडे है, मछली, मांस, दूध, घी, ये सब क्या है, ये वसा के स्रोत है। आगे हम देखते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इनको आप अलग अलग नाम से जानते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इस तरीके से आप जानते हैं। लेकिन जो बी है, विटामिन बी, उनका पूरा एक ग्रुप होता है 1 से लेकर 12 तक। तो इस समूह को हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि हम आगे की जो एनसीईआरटी आएंगे आगे की क्लास की उसमें हम डिटेल में देखेंगे। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लगेगा कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है या जो हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में और सारी चीजें होनी चाहिए थी, जैसे कि विटामिन, विटामिन के बारे में और कुछ बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी, किसको क्या बोलते हैं, कौन सा रोग होता है, क्या चीजें। तो आप ये समझ के चले कि ये हम 6 क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी की क्लासेस बढ़ती जाएंगी उसी उसी तरीके से उस टॉपिक पर एलिब्रेशन भी बढ़ती जाएगी, उस पर डिस्कशन भी बढ़ता जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ उतना ही आप लोग को बताया जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में है। अब विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से। आगे है खनिज लवण। खनिज लवण क्या करता है, हमारी शरीर के उचित विकास करता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जैसे कि खनिज लवण आयोडीन, आयोडीन यानी कि नमक में मिलता है आयोडीन। अदरक है, ठीक है। फास्फोरस में दूध, केला, गेहूं है। लोहे के स्रोत में पालक है, सेब है, यकृत है। कैल्शियम मिलता है दूध, अंडे से। तो ये सब क्या है, ये हमारे खनिज लवण है। आगे हम बात करते हैं रुक्षांश की। रुक्षांश क्या होते हैं, हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। तो जो आहारी रेशे होते हैं उनको हम जानते हैं रुक्षांश के नाम से। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, साबुत अनाज हो गया, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, इनसे मिलते हैं। रुक्षांश क्या होते हैं, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब आहार क्या होता है, आहार जो भी हम पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं वो क्या है, हमारा आहार ही है। लेकिन अगर उसको हम संतुलित करके खाएं तो वो हमारा हो गया संतुलित आहार। संतुलित करने से मतलब क्या है कि हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बना रहे उसके लिए हमारे आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते हैं डाइट,
डाइट पे हूँ मैं, ठीक है? कैलोरी मुझे इनटेक जो है वो अच्छे से लेनी चाहिए, वो क्वांटिटी सही होनी चाहिए, आपको बाहर का जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो एक भोजन संतुलित वो होता है जिसमें कि सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। हमारे इस शरीर को जितनी प्रोटीन की ज़रूरत है उतना ही हम प्रोटीन ले रहे हैं, जितनी कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है उतना ही हम कार्बो ले रहे हैं, जितने फैट की ज़रूरत है उतना हम फैट ले रहे हैं। तो अगर वो सारी क्वांटिटी उचित मात्रा में हुई तो वो भोजन हमारा हो गया संतुलित आहार। और जैसे हम बच्चों को बताते हैं, एक नॉर्मल जो स्टार्टिंग से जब हम शुरू करते हैं बच्चों को क्लास में जब भी संतुलित आहार का चैप्टर आता है तो हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा भोजन जिसमें कि सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं तो उसमें आपके पास रोटी भी है, आप सलाद भी लिया, आपने अपने दाल भी ली है, आपने दही ली है, आपने सूखी सब्जी भी ली है, आपने मीठा भी लिया है, तो वो सारी चीजें क्या होगी, एक संतुलित आहार की तरीके से। अब जैसे देखते हैं, जैसे दालें हों, मूँगफली हों, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूँग, चना, तो दालों में से कुछ होना चाहिए। उसके अलावा केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल, सब्जियाँ आदि, ये सब क्या है? ये सब संतुलित आहार में आता है। अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है जो आप यहाँ पर कर लेंगे, देख लेंगे। ये टेबल मैंने सारी एनसीईआरटी की जो भी पिक्चर्स हैं वो सब मैंने एनसीईआरटी की जो बुक है वहीं से मैंने आपके लिए कॉपी पेस्ट की है ताकि आप लोग को आसानी रहे। जैसे विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए से क्या होता है, आपकी देखने की शक्ति जो है वो क्षीण होती है, यानी कि आंखों की रोशनी कमजोर होती है। तो इसके लक्षण क्या होंगे, कमजोर दृष्टि होगी, रात में या अंधेरे में आपको कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाएगा। विटामिन बी वन की बात करें तो बेरी बेरी दुर्बल पेशियां और काम करने के ऊर्जा में जो है वो कमी आ जाती है इससे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सकरवी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने से अधिक समय का लगना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका मोस्टली देखने को मिलता है, किससे कौन सा रोग होता है, तो ये आप जरूर याद रखें। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी से होता है रिकेटस और अस्थियों का मुलायम होकर क्या होता है, मुड़ जाती हैं। कैल्शियम, अस्थियां और दंतश यानी कि कमजोर अस्थियां होती हैं और दंतश होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गाइटर यानी कि घेंगा। इससे क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। और लोहे से क्या होता है, अरक्तता यानी कि खून की कमी, और इससे क्या होगी, खून की कमी होगी तो क्या आएगी, वीकनेस होगी, एनीमिया होगा, कमजोरी आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर चैप्टर नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, ताकि आपको हर जो आगे की एनसीईआरटी भी अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। इसके अलावा आप ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर जो हमारा थर्ड है वो है हमारा फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि तंतु से लेकर वस्त्र तक। वस्त्र कैसे बनते हैं, क्या होते हैं फाइबर्स, कौन कौन से तरीके के वस्त्र होते हैं, जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो तंतु क्या होते हैं, तंतु एक प्रकार से रेशे होते हैं जिसमें धागे या तागे जिसको आप बोलते हो वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक तंतु होते हैं और फिर कुछ कृत्रिम होते हैं, दोनों के बारे में देखेंगे। प्राकृतिक तंतु यानी कि नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, तो जो तंतु पादपों या जंतुओं से मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक कहेंगे, जो भी पौधों से मिले या फिर जंतुओं से मिले। अब पौधों से कौन सा मिलता है, कपास पौधों से मिलती है हमें, रुई, जूट, पटसन, ये सब हमें किससे मिलती है, पौधों से मिलती है। वहीं अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतु से हमें मिलता है ऊन, रेशम, ये सब। जैसे ऊन आप भेड़, बकरी, याक या खरगोश से भी प्राप्त कर सकते हैं। और वही अगर रेशम की बात करें तो रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है हमारी संश्लिष्ट तंतु, एक तरीके से रासायनिक तंतु या फिर कृत्रिम तंतु। तो ये कहाँ से मिलते हैं, रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को हम क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु। जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के ये सब उदाहरण हैं। अब पादप तंतु कौन से होते हैं, जो तंतु पौधों से मिलेंगे, पादपों से मिलेंगे। जैसे रुई, रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से मिलता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कपास के बारे में, कपास की फसल के बारे में। तो उसमें थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखें तो कपास कैसे मिलता है, तो कपास एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो कपास काली मृदा और जलवायु
उष्ण में होती है। ठीक है, जहाँ की जलवायु उष्ण होगी और मृदा काली होगी वहां मिलेगा कपास। कपास पादप के फल से मिलता है हमें, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि ये भी कि कपास कहाँ होता है, किस मिट्टी में होता है, या इस तरीके से अदरक कौन सा पार्ट है पौधे का, तो कपास कौन सा पार्ट है पौधे का। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। मैंने यहाँ पर एक एक चीज इसीलिए यहाँ पर लिखी है। कुछ चीजें आपको हो भी सकता है लगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहां अगर यहाँ पर लिखी गई है तो वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट ही मैंने आप लोग के लिए लिखी है। कहीं से भी जो क्वेश्चन बन सकता है या बने हुए हैं वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। तो कपास की बात करें तो पादप का फूल फल होता है। ठीक है, याद रखना आपको क्या होता है, पादप का वो फल होता है। तो कपास गोलक बोलते हैं हम उसको। जब वो पूर्ण परिपक्व हो जाता है, यानी कि जब वो पक जाता है, तो जो कपास बोले होती हैं उससे हाथों द्वारा चुन चुन कर कपास को निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर यहां तक। उसके बाद होता है कपास को ओटना। कपास से बीजों को कंकन तन द्वारा पृथक किया जाता है। कंकन तन द्वारा कपास से बीजों को अलग किया जाएगा, क्योंकि जब आप हाथ से चुनते हैं उसमें बीज भी साथ आ जाते हैं। तो बीजों को अलग किया जाएगा, कपास का जो फल है एक्चुअली उसको अलग किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कपास ओटना। और आजकल कपास ओटने के लिए क्या किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जब कपास हमारा निकल जाएगा अच्छे से, जो अच्छी क्वालिटी होगी, बीज बीज सब हटा के, तो उसको हम यूज में लेके आएंगे। तो इस कपास से ही आपको पता होना चाहिए कपास किस मिट्टी में होता है, कपास जो है वो पौधे का कौन सा फल होता है, और कपास ओटना क्या होता है। ये सारी चीजें आपको टर्म यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पटसन के बारे में। पटसन के बारे में क्या है कि तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। तो पटसन कहाँ से आता है, जैसे कपास फल से आता है उसी तरीके से पटसन हमें पौधे के तने से मिलता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन कहाँ मिलेगा, पश्चिमी बंगाल में मिलेगा, बिहार, असम, ज्यादातर यहीं मिलता है। तो फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक क्या किया जाता है, जल में डुबो कर रखा जाता है। फिर पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा इसको अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। कहाँ कहाँ पटसन मिलता है, कौन से पौधे के कौन से भाग से मिलता है, किस ऋतु में होता है, और पटसन को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब तंतु तो हमें पता चल गया, कपास हमें पता चल गया, हमें पटसन निकाल लिया। अब इनको वस्त्र कैसे बनाएंगे, वो भी तो बनाना है। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं कताई। रेशों से हम क्या करेंगे, धागा बनाएंगे। जो हमारे रेशे हैं उनसे धागा बनेगा। तो ये रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं कताई। जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कातना, तो कताई। इस प्रक्रिया में क्या होता है, रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे आसपास आ जाते हैं और एक धागा बनाते हैं, तो काटते हैं। जो आपने आज के आसपास रजाई बनाने वाले देखे होंगे तो वहां पे इस प्रक्रिया को आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार जरूर गौर से जरूर देखिएगा, वहां पे आपको ये सारे स्टेप्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक होती है तकली। तकली क्या होती है, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है। जो कताई करते हैं उसके लिए जो औजार हम यूज करते हैं हस्त तकवा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोल रहे हैं तकली। चरखा। चरखा भी क्या होता है, हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है। तो जैसे कताई का हम यूज करते हैं उसी तरीके से कताई के लिए हम चरखा भी यूज करते हैं। तो तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। धागे से बने वस्त्र बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, या तो आप बुनाई कर लीजिए या बंधाई कर लीजिए। अब हमें कताई की हमने या फिर हमने तकली से या चरखे से जब हमने काता तो क्या मिल गया, हमें धागा मिल गया। अब धागे से वस्त्र कैसे बनेगा, दो तरीके हैं उसके, या तो बुनाई या फिर बंधाई। तो तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, बुनाई। और वस्त्रों की बुनाई कहाँ होती है, करखों पर होती है। करखे या तो हाथ पर हस्त प्रचलित या फिर विद्युत प्रचलित। विद्युत प्रचलित जो आपने देखा होगा आपके घर में जो स्वेटर्स बुन के आती हैं, जो आप लेके आते हैं मार्केट से स्वेटर, उसमें बहुत सारी ज्यादातर क्या होती है, मशीन से बनी हुई आती हैं। वही अगर आपके घर पे आपकी मम्मी बना रही है तो वो क्या हाथ से उस धागे को लेकर वस्त्र बना रही हैं। ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर हुआ कंप्लीट।
नेक्स्ट चैप्टर है सामग्री को समूह से छांटना, यानी कि शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। कोई भी चीजें हैं अगर वो आपस में मिक्स हो गया तो आप उसको कैसे छांट सकते हैं, कौन कौन सी मैटर होते हैं, अ, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो क्या क्या चीजें होती हैं जिससे कि हम मटेरियल को अलग अलग कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो हम आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो हमारे आसपास की वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। जैसे आप क्लासरूम की बात करें तो चौक अलग है, ब्लैक बोर्ड अलग है, बेंच अलग है, इस तरीके से। आप मार्केट में भी जाके देखेंगे तो शॉप्स देखेंगे, आप कहीं पर रेहड़ी लगी है वो अलग से देखेंगे, कहीं पर आपकी कैब खड़ी है, कार खड़ी है, वो अलग चीजें। तो बहुत सारी चीजें आपको आसपास में दिखती हैं और सब आप देखेंगे सब अलग अलग पदार्थों से बनी हुई आपको नजर आती हैं। बहुत ही अलग अलग चीजें आपको नजर आती हैं। तो इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग अलग हो सकते हैं, ठीक है, और उसके गुण भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि कोई कांच की बनती हो सकती है, कुछ धातु की, कुछ प्लास्टिक, कागज, मिट्टी की। तो ये सभी चीजों पर डिपेंड करता है। अलग अलग चीजें आपको नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुण में भी अलग होती हैं और रंग में भी अलग होती हैं। अब वस्तु क्या होती है? हम वस्तुओं की बात करें तो वस्तु है क्या? वस्तु क्या है? बेसिकली एक ही पदार्थ से बनी हो सकती है या फिर एक से कई अधिक पदार्थों से भी बनी हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कार का, उसमें उसकी जो बॉडी है उसका मेटल अलग होगा, ठीक है? सीट के लिए सीट कवर वो उसमें फैब्रिक लगा हुआ है। इसी तरीके से जब हम स्टीयरिंग की बात करते हैं तो वहां पे हमारा प्लास्टिक लगा हुआ है। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग चीजों से बनी हुई है। वही अगर आप अपने घर में चाय पीते हैं तो चाय का कप क्या है, बेसिकली एक ही मटेरियल से पूरा बना हुआ आपको दिखाई देता है। या फिर चौक है, चौक भी एक ही मटेरियल से बना हुआ दिखाई देता है। तो ये एग्जांपल है इस तरीके से कि एक ही पदार्थ से भी बन सकती है या एक से अधिक पदार्थों से भी बनी हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं पदार्थ। अब ये पदार्थ जो टर्म आ गई, अब ये पदार्थ क्या है फिर? पदार्थ है प्रत्येक वस्तु जिसका कोई भी भार होगा या द्रव्यमान होगा, वह क्या करेगी, वह स्थान घेरती है, तो पदार्थ कहलाती है। पृथ्वी में पदार्थ जो है तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, कोई भी वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसका कोई भार होता है, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस कहते हैं, किसे कहते हैं, सब लोगों ने सुना होगा। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। जिसका आकार भी निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लेंगे आपका मोबाइल फोन, आकार निश्चित है, ठीक है, उसका आयतन भी निश्चित है, तो वो क्या है, वो ठोस है। जैसे कि लकड़ी भी हो सकती है, लोहा भी हो सकता है, बर्फ का टुकड़ा भी। उसके आगे द्रव। द्रव्य क्या होते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकार निश्चित होता है और आयतन आकार तो अनिश्चित होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा। जैसे पानी आप बोतल में डालिए तो बोतल की शेप ले लेगा, आप ग्लास में डालिए ग्लास की शेप ले लेगा, आप कप में डालिए कप की शेप ले लेगा। तो क्या है, उसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन जितना जितना पानी है उतना तो पानी तो उतना ही रहेगा। आप उसको किसी भी बर्तन में डालिए, बस क्या होगा, उसकी बर्तन के अकॉर्डिंग आकार बदल जाएगा। तो पानी, तेल, अल्कोहल, ये सब द्रव के एग्जाम्पल हैं। उसके आगे है हमारा गैस। गैस क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस आपने देखी है, कभी आप फील करेंगे, आप जैसे आपके घर में जो सिलेंडर होता है उसकी अगर स्मेल आ रही है तो आपको दूर तक आ जाती है। मतलब आप बैठोगे, जैसे जैसे नजदीक आएंगे स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। आप बाहर भी बैठे होंगे अपने घर के तो आपको स्मेल आ जाती है। तो वो स्मेल उनका क्या है, आकार और आयतन उस चीज की, गैस की निश्चित नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे हवा आप फील करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब क्या है, गैस के एग्जाम्पल हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं और कई वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं, पर हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं पदार्थों के गुणों के बारे में। तो किसी पदार्थ को बनाने में किसी पदार्थ का चयन करना है उस पदार्थ के गुणों और उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अब आपके घर में लगा मिरर, वो मिरर प्लास्टिक का तो नहीं बना सकते, फिर वो जो मिरर का पर्पज है वो सोल्व नहीं होगा, आप अपना फेस उसमें देख नहीं पाएंगे, राइट। तो कोई भी चीज जो बनानी है उस पर डिपेंड करता है कि उस पदार्थ का गुण क्या है, उसका उपयोग क्या है, और उसके बाद हम उसका बनाते हैं। अब जो पदार्थ के गुण है वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है अपीयरेंस, यानी कि दिखावट।
पदार्थ क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी को आप देखेंगे तो लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अब कुछ होते हैं चमकदार, खुरदरे, चिकने, कठोर, कोमल, ये भी होते हैं। अब कोमल, कठोर ये क्या होते हैं? कोमल वो जो आसानी से संपीड़ित किया जा सके, खरोचा जा सके, आप उसको दबा सके। आप पनीर लीजिए, पनीर क्या है? कोमल पदार्थ है। आप उसको खरोच भी सकते हैं, उसको दबा भी सकते हैं, उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो वो क्या है हमारा? कोमल पदार्थ। कठोर पदार्थ वो पदार्थ जिसे संपीड़ित करना कठिन होता है। एक भारी लकड़ी का एक जो है जो ब्लॉक है उसको आप ना तो दबा सकते हैं, ना खरोच सकते हैं और ना ही अलग कर सकते हैं सिंगल हैंडेड। अगर बहुत ही भारी ब्लॉक है तो उसके लिए आपको किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या है? आपका कठोर है। धातु क्या होती है? धातु वो पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे धातु कहलाते हैं, जिसमें की द्युति होती है। जैसे कि लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, ये सब क्या है? धातु। विलेय, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं और जो जल में घुल जाएंगे हम उसको क्या बोलेंगे? विलयनशील है, ये विलेय है। तो पानी में जैसे नमक घुल जाता है। अविलेय की बात करें तो कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, नहीं घुलते। जैसे कि पानी में अगर आप धूल मिलाओगे तो मिट्टी मिलाओगे तो नहीं घुलेगी, नीचे बैठ जाएगी। पानी में अगर आप तेल मिलाओगे तो नहीं घुलेगा, अलग अलग आपको नजर आएगा। अब कुछ और भी गुण है, जैसे कि पारदर्शिता। पदार्थों का वह गुण जिसमें वह प्रकाश को स्वयं से पार करने की अनुमति देता है। यानी कि कोई ऐसा पदार्थ जिसमें से जो प्रकाश है वो पार हो जाए, आर पार हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? कि ये चीज क्या है? पारदर्शी है। पारदर्शिता है इसमें। अब पारदर्शी क्या है? वो पदार्थ है जिसके आर पार आप देख सकते हैं, उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारदर्शी गुण क्या है? कि वो जो प्रकाश को स्वयं से पार होने की अनुमति दे। तो अगर आप किसी पदार्थ को ले लें जिसके आर पार देखा जा सकता है तो वो पारदर्शी है। जैसे कि प्रकाश भी इसमें आर पार जा सकता है, जैसे कांच है, जल है, वायु है। नेक्स्ट है अपारदर्शी। क्या होता है? अब पारदर्शी का उल्टा ए लग गया तो यानी कि उससे अब उल्टा, तो वो पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तु के आर पार नहीं देख पाओगे वो होता है अपारदर्शी। जैसे कि लकड़ी, धातु, पेपर, ये सब चीजें। एक होता है पारभासी, जिसमें आपको आभास हो रहा है कि जा रहा है प्रकाश, ठीक है। तो वो पदार्थ जिसके आपकी वस्तु को आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उसको हम क्या कहते हैं? पारभासी। जैसे कि बटर पेपर, मोटी कांच, तो वो क्या है? पारभासी। अब इस चैप्टर में एक प्रिंसिपल भी दिया गया है जो कि है प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से यानी कि आधी डूबी हो तो उसके भार में कमी का आभास होता है। और जो भार में कमी का आभास होगा यह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होगा। जितना वस्तु उस द्रव्य को हटाती है उतना ही वो होगा। इसी को कहते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत। अब कैसे इसको समझे? लोहे की बनी छोटी सी गेंद होती है, पानी में डूब जाती है। वही बड़ा जहाज जो है वो तैरता है। क्यों? क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। उसका जितना वो डूबेगा, जितना वो द्रव को हटाएगा, उसके भार में कमी का आभास होता है। यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। तो उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। और साथ ही ये पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जल्द ही ये सारी की सारी आपको चीजें मिल जाएंगी। सारी की सारी पीडीएफ भी आपको जल्द ही मिल जाएंगी। मिश्रण क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पदार्थ। अब कुछ चीज इकट्ठी होगी फिर हम उसको अलग अलग करेंगे, तो वो प्रक्रिया क्या है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। मिश्रण क्या होता है? मिक्सचर बेसिकली। तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उनके मिलने से बनता है मिश्रण। जैसे हवा। हवा क्या है? अगर आप देखेंगे तो एक मिश्रण है। इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये क्या है? मिश्रण है जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक से बने।
अब किसी भी पदार्थ का अगर आप उपयोग करते हो तो उसमें हानिकारक या फिर जो भी उपयोग वाले पदार्थ नहीं है उसको आप अलग करते हो। जैसे कि आजकल तो हालाँकि बहुत कम अपने गाँव में देखा होगा, तो जब हम चावल लेके आते हैं या हम जो किसान होते हैं वो चावल जब मतलब अपना निकालते हैं और उसको रखते हैं, तो वो क्या करते हैं हाथ से बीन-बीन के जो वो रह जाते हैं चावल में, जो क्या बोलते हैं यार उसको? चावल का जो वो कवर सा होता है ग्रे ग्रे कलर का, तो उसको क्या करते हैं हाथ से निकालते हैं। तो वो क्या है जो वो अनुपयोग है, वो हानिकारक है, तो उसको हम अलग-अलग से इस तरीके से निकालते हैं। तो क्या है कि जो भी हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थ होगा उसको अलग से निकाला जाता है। जैसे कि दाल में से हम कई बार छाँटते हैं, कोई कंकड़-पत्थर तो नहीं है, तो इस तरीके से। अब ये जो पृथक्करण की विधियाँ हैं, ये क्या-क्या होती हैं? सबसे पहले होता है हस्टन, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो किसी भी मिश्रण से हानिकारक या अन्य उपयोगी पदार्थों को, जो अनुपयोगी है बेसिकली ये, अनुपयोगी पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हस्तचयन पृथक्करण। जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल से हम पत्थर निकालते हैं या भूसे को अलग करते हैं। आगे है नेक्स्ट थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? सूखे पौधों की डंडियों, अनाज को पृथक करना है तो उसको क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। या आपने देखा होगा बैलों की सहायता और मशीनों से प्रयोग किया जाता है। सूखे पौधों की डंडियों को अलग किया जाता है। गेहूँ को थ्रेशर में डालते हुए देखा होगा, तो ये वही एग्ज़ाम्पल है। एक नेक्स्ट है जो विधि, वो है निष्पावन। निष्पावन क्या है? पवन और वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि। जैसे किसान भूसे से अनाज इसी विधि से करते हैं। अगर आपने अपने घर में अपनी माता को, अपनी बहन को देखा हो, तो एक छाछ होता है, छलनी होती है, उससे हम क्या करते हैं, गेहूँ जो है उसमें से हम जो चीज़ें हैं, अगर गेहूँ में ज़्यादा ही आपको कण दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या करते हो, जहाँ पर हवा होती है, वहाँ पर आप एक ऊँचाई से छाछ की मदद से ऐसे गेहूँ को नीचे डालते हो। तो हवा से क्या होगा कि वो चीज़ें जो हैं, हवा के झोंके से जो उसमें भूसा है या जो भी चीज़ें हैं इस तरीके से मिट्टी है, तो वो अलग हो जाता है। तो ये होगी हमारी कौन-सी? निष्पावन विधि। नेक्स्ट विधि है चालन। चालन क्या होती है? चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक किया जाता है। जैसे रेत से कंकड़, पत्थर से पृथक करते हैं, उसी तरीके से चालन जब आप आटा छानते हो, तो वो चालन है। नेक्स्ट अवसादन। अवसादन क्या होती है? किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को, कोई तरल मिश्रण है, उसमें भारी जो ठोस पदार्थ है, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। आप एग्ज़ाम्पल लीजिए चावल का, या फिर आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं जौ आप जब नवरात्रि में रहते हैं जौ बोते हैं हम। तो हम क्या करते हैं या फिर किसी भी बीज को हम क्या करेंगे, हम जब वो होता है पानी में हम उसको डालेंगे, और पानी जो है उसमें डाल के पानी उस जो भी जो अगर हम ले रहे हैं, तो पानी हम उससे ज़्यादा डालते हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो सही बीज होंगे वो नीचे बैठ जाएँगे, और जो थोथे बीज होंगे जिसमें कि बीज नहीं है, एक्चुअली कवर है, वो ऊपर आ जाएँगे। फिर हम उसको ऊपर आराम से निकाल सकते हैं। तो ये अवसाधन का एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट क्या है? निस्तारण। निस्तारण क्या होता है? रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण क्या होते हैं? तली में बैठ जाते हैं। तो निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। तो जल के महीन कण को अलग करना, ये क्या है? निस्तारण। नेक्स्ट क्या है? निस्यदन। निस्यदन क्या होता है? मिश्रण पदार्थ में ठोस और द्रव को अलग करने की विधि को निस्दन कहते हैं। जैसे कि रेतीले जल से स्वच्छ जल को अगर अलग करना हो तो निस्दन है। नेक्स्ट वाष्पन। वाष्पन होती है जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है, तो ये क्या है? वाष्पन है। वाष्पन का एग्जाम्पल क्या है? नमक। तो सूर्य के प्रकाश से जब जल गर्म होता है तो वाष्पन द्वारा वो धीरे धीरे वाष्प में बदलता है। कुछ समय बाद जब क्या होगा, जल सारा वाष्प हो जाएगा, तो जो ठोस लवण नीचे बच जाता है, उस लवण के मिश्रण का अगर हम शोधन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? सोल्ट, साधारण नमक प्राप्त होता है। नेक्स्ट टर्म है संतृप्त विलेन। संतृप्त विलेन क्या होती है? जिस विलेन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके, उस पदार्थ का संतृप्त विलेन होता है। अब आप घर में गर्मियों में नींबू पानी बनाते हैं, पानी में आप चीनी डालते हैं। अब उसी पानी में आप चीनी डालते हैं तो जितनी क्वांटिटी में आपको जरूरत होती है वैसे डालते हैं। कई बार आप चाशनी बनाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं। तो लेकिन एक जो लिमिट होती है पानी में भी चीनी घुलने की, आप एक थोड़ा सा पानी लीजिए, एक चम्मच टाइप, और उसमें आप चीनी मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, तो एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जिसके बाद पानी में चीनी नहीं घुलेगी। तो उस जो लिमिट होगी उस पदार्थ का क्या होगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा।
विलेय क्या होता है? कुछ पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं जैसे पानी और नमक, तो वो विलेय होता है। और किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जैसे कि आप चीनी और पानी का ही एग्जांपल लेते हैं। पानी और चीनी को आप मिलाइए, अगर पानी ठंडा होगा तो देर से घुलती है, गर्म पानी होगा जल्दी घुलती है। गैस पे रख के ऐसे मिलाइए तो चाय बनाते हैं तब चीनी फटाक से घुल जाती है। तो गर्म जैसे ही होगा विलयन तो उसमें और अधिक घोला जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। 5 चैप्टर हमारे यहाँ तक हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर किसके बारे में? हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में, जो भी चेंजेस होते हैं हमारे चारों ओर उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये परिवर्तन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके परिवर्तन ला सकते हैं। कोई भी पदार्थ है उसको गर्म करेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, या किसी और मटेरियल के साथ उसको मिक्स कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है उत्क्रमित। उत्क्रमित क्या होता है? इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है जबकि कुछ में परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। जिसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है वो है उत्क्रमित। अब उत्क्रमित परिवर्तन क्या? कि ऐसा परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में लाया जा सके। ऐसा परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में लाया जा सके, जैसे कि आप आटे को लोई को लेकर रोटी बनाओ और फिर आप उसको दोबारा से लोई बना सकते हो। तो ये क्या है? उत्क्रमित, यानी कि जो आपने बनाया उसको आप दोबारा से उसी शेप में ला पा रहे हो। उत्क्रमिक अपरिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएंगे। जैसे कि अब रोटी को आप पका दो तो अब आप उसको लोई नहीं बना सकते, वापस रोटी पक चुकी है। तो ये क्या है? अपरिवर्तन है। नेक्स्ट टर्म है प्रसार। प्रसार यानी कि फैलना। तो जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलती है या पिघलने लगती है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसका प्रसार कहते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी संकुचन। संकुचन होता है सिकुड़ना। तो जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यह फैल जाता है, और जब ठंडा होता है तो क्या होता है? सिकुड़ जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा आवर्ती परिवर्तन। आवर्ती परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावर्ती होती है। कुछ समय के बाद उसकी वही चीज आवर्ती होती है, यानी कि बार बार वो कुछ होता है कुछ टाइम बाद। जैसे सूरज का होना हर रोज सुबह होगा, हर रोज शाम को छिपता है, तो ये क्या है? आवर्ती है। अनावर्ती परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसकी नियमित समय लंबे अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती। अब जिनकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती। आपके घर पे कोई मेहमान आया, आज आया है, अब पता नहीं कब आएगा। आवर्ती नहीं है ना कि आज आया है कल भी आएगा परसों भी आएगा, या आज आया तो हफ्ते बाद भी आएगा। तो वो अनावर्ती परिवर्तन। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, आप इसमें कोई और एग्जाम्पल भी रिलेट कर सकते हैं। गलन। गलन क्या होता है? किसी भी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में अगर परिवर्तित हो गया तो वो कहते हैं गलन। अगर कोई कोई भी वस्तु है, ठोस वस्तु है, तो वो द्रव अवस्था में जहां परिवर्तित हो गई उसको हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और एक टर्म क्या होता है? वाष्प। वाष्प क्या होगा? लिक्विड ही गैस में बन जाए, यानी कि जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब हम जानेंगे पौधों के बारे में। अब तक हमने भोजन के बारे में जाना, पदार्थों के बारे में जाना, मिश्रण के बारे में जाना, कैसे आप अलग करते हैं, मैटर के बारे में जाना, ठोस द्रव गैस। अब हम जानते हैं कुछ पौधों के बारे में। पौधे कौन कौन से होते हैं, किस पार्ट को क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले 3 टाइप के बेसिकली पौधे होते हैं जो आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये जो सबसे पहले है ये है हमारा शाक। शाक क्या होता है? हरे और कोमल तने वाला पौधा। जब छोटा पौधा होता है उसका तना स्ट्रोंग नहीं होता जैसा कि इस पेड़ का है, तो ये तना बहुत ही कोमल होता है। तो ये कोमल तने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। और ये तना क्या होता है? हरा भी होता है, जबकि यहाँ पर ये क्या होता है? पेड़ है जहां पर ये भूरे रंग में हो जाता है। नेक्स्ट है झाड़ी। झाड़ी क्या होती है? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, तो तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं झाड़ी। झाड़ी में क्या होता है? झाड़ी यहाँ जैसे पेड़ है, पेड़ यहाँ तक हमारा तना है, उसके बाद हमारा ये ऊपर बेस है। तो झाड़ियों में क्या होता है? यहीं से जहां से जड़ है वहीं से जो है तने निकलने शुरू हो जाएंगे, वहीं से जो है शाखाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या है? ये झाड़ी है। और इसका तना शाक से थोड़ा मोटा और इस पेड़ से थोड़ा पतला होगा लेकिन कठोर होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पेड़ के बारे में, वृक्ष के बारे में। तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने भी सुदृढ़ होंगे, गहरे भूरे रंग के होंगे, और इनमें शाखाएं भी भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। आई होप आपको तीनों यहाँ पर क्लियर हो गए, शाख किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, और वृक्ष किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट आपने लता देखी है। अब ये लता कौन है, लता बेल जिसको हम घर पर बोलते हैं। तो कमजोर तने वाले पौधे सीधे नहीं खड़े हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, लता कहते हैं। कोई भी बेल आप अपने घर पर देख सकते हैं। अगर आपने घर पर सब्जी उगाई है, तो जैसे लौकी या फिर तोरी की बेल, तो उनको आप क्या कहते हैं, स्टैंड देते हैं, उनको आप फैला देते हैं, तो ये भूमि पर फैल जाएंगे। लेकिन आप अगर उनको स्टैंड करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई आपको लकड़ी की सहारा देना पड़ता है, या किसी और पेड़ का सहारा देना पड़ता है, तो होता है लता। अब आगे है आरोही। आरोही क्या होती है, कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, और ऐसे पौधों को हम कहते हैं आरोही। तने पौधों को सहारा देते हैं और जल और खनिज के परिवहन में, जैसे कि मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट के पौधे में आप क्या लगाते हैं, एक बेम्बू टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ऊपर से कंपोजिट भी खाद की तरीके से भी दिखता है। तो मनी प्लांट आप उसको उसका सहायता दोगे, तो वो उस सहायता से ऊपर चढ़ जाती है, तो वो क्या है, आरोही। अब तना क्या होता है, तना होता है पानी तने के ऊपर चला जाता है। दूसरे शब्दों में तना क्या करता है, पानी का संचालन करता है, तने की सहायता से ही पानी जो है सर्कुलेट होता है। तो पानी और खनिज तने के अंदर संकरी नलियां बनी होती हैं, उनके माध्यम से पत्तियों और तने से जुड़े अन्य जो पौधे के हिस्से हैं, शाखाएं हैं, वहां तक जाता है। तो तने का काम क्या है, पानी और खनिज को ऊपर ले जाना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो तना जो है वो क्या काम करता है, पत्तियां है क्या काम करती हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो तना पानी और खनिज को अंदर लेके जाता है, किसके माध्यम से, उसके अंदर संकरी नलियां बनी होती हैं, उसके माध्यम से। कैसे बनी होती है जी, इस तरीके से बनी होती है। ये तना है, अगर आप इसको काटेंगे तो इस तरीके से ये होता है। अब पत्ती क्या होती है, पत्ती क्या होती है, पत्ती वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, वो तो हो गया हमारा पर्णवृंत। पत्ती कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें पर्णवृंत होगा, पटल होगा, ये सारी चीजें। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होंगी, उसको हम कहेंगे पर्णवृंत। और फलक होता है, फलक क्या होता है, पत्ती के चपटे हरे भाग, ये जो हरा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये फलक है। और जहां से ये इस तने से जुड़ी है, ये क्या है, पर्णवृंत है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है शीरा। शीरा क्या होती है, पत्ती की रेखित संरचनाओं को शीरा कहते हैं। पत्ती के बीच में जो मोटी शीरा होती है उसको मध्य शीरा कहते हैं। अब ये आप पत्ता देखेंगे, ये जो रेखाएं आपको दिख रही है, ये क्या है, ये शीरा है। और जबकि ये जो मोटी शीरा, एक सिंगल शीरा दिख रही है, ये क्या है, ये मोटी शीरा है, तो इसको हम बोलते हैं मध्य शीरा। अब होती है शीरा विन्यास। क्या होती है, तो एक पत्ती में शीराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन, क्या डिजाइन बना रही है, उसको हम कहते हैं शीरा विन्यास। जैसे कि आप देखेंगे घास, ये बिल्कुल अलग है, ये वाली पत्ती बिल्कुल अलग है। तो घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिमिलर, समांतर, पैरेलल है, तो इसको हम बोलते हैं समांतर। और जबकि आप दूसरा जो डिजाइन देख रहे हैं वो जाल की तरफ पूरा फैला हुआ, तो इसको हम बोलेंगे जालिका रूपी, और इसको हम बोलेंगे समांतर सिरा विन्यास। नेक्स्ट टर्म है रंध्र। रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं उनके पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रंध्र। रंध्र से क्या होता है, गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है। गैस भी होती है और वाष्पोत्सर्जन भी होता है। तो वाष्प के रूप में पत्तियों से पानी वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है पत्ते। तो पत्ते क्या करते हैं, पत्ते भोजन तैयार करते हैं। यह भोजन तने के माध्यम से यात्रा करता है और स्टार्च के रूप में पौधे के विभिन्न भागों में जमा होता है। तीन लाइनें हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। पत्ते क्या करेंगे, भोजन तैयार करते हैं। अब भोजन कैसे जाएगा, तने के माध्यम से जाएगा। और भोजन कैसे स्टोर होगा पौधे में, स्टार्च के रूप में होगा। तो इनमें से कुछ को हम जड़ के रूप में भी खाते हैं। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब जड़ के रूप में किसको खाते हैं हम, गाजर है, जड़ होती है, मूली है, शकरकंद है, शलजम, टेपियोका, ये सब क्या होती हैं, जड़ है होती है, जिनको हम खाते हैं।
अब भोजन की बात आ रही है और पौधों की बात आ रही है, तो प्रकाश संश्लेषण का नाम कैसे ना लिया जाए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पत्तियां अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और उसमें मौजूद हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हरे रंग का पदार्थ है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो भोजन अपना पत्तियां अपना भोजन कैसे बनाती हैं? सूर्य का प्रकाश चाहिए प्लस क्लोरोफिल से। ठीक है। इसके लिए वे हवा से पानी लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती हैं। हवा में वाष्प होता है तो वहां से पानी लेंगी, या हम पानी जो पौधों को देते हैं वहां से भी लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, हरे रंग का यह पदार्थ क्लोरोफिल भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। ये सभी चीजें मिलकर ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। हम बोलते हैं ना, पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, हम इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पत्तियों द्वारा जो तैयार भोजन है वो स्टार्च के रूप में पौधों के विभिन्न भागों में जमा हो जाता है। और यही कारण है कि हम बार बार बोलते हैं कि पौधे ज्यादा लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बैलेंस हो सके तो उसके लिए पौधे लगाने जरूरी है। अब नेक्स्ट जड़ क्या होती है? जड़ पौधों को मिट्टी में मजबूत रखने में मदद करती हैं। अब किसी पौधे को आप देखो, अगर उसकी जड़ मजबूत है तो पौधा सीधा खड़ा है, वरना पौधा क्या होता है? गिर जाता है। तो ये पौधों को मिट्टी में बांध देती हैं। जड़ें मिट्टी में प्रवेश करती हैं और मिट्टी से पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करती हैं। मुख्य जड़ को हम नल की जड़ कहते हैं, जबकि छोटी जड़ को हम पार्श्व जड़ कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक ये सिंगल जड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, बाकी सब इसकी साइड वाली है। तो ये जो साइड वाली है ये तो होगी पार्श्व जड़, और जो मेन जड़ है उसको हम क्या कहते हैं? नल की जड़ है। तो जड़ों वाले पौधों की मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक जैसी होती है, जिनको रसेदार कहते हैं। तो जो जड़ों वाला पौधा होता है उसकी जड़ें ऐसे होती है, सब जगह आपको मेन ही मेन जड़ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आपको बहुत सारी नल की जड़ें। तो ये क्या है? बेसिकली इसको हम बोलते हैं रेशेदार जड़। अब रेशेदार जड़ क्या होती है? जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखती हैं, दिखाई देती हैं, वो होती हैं रेशेदार जड़। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मूसला जड़। मूसला जड़ क्या होती है? जिन पौधों की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर जाती है, ऐसी जड़ को, जो हमने बोला था एक मेन जड़ बाकी पार्श्व है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूसला जड़। और इसको हम क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़। अब नेक्स्ट जो पार्ट है पौधे का वो क्या है? हमारा फूल। खुले फूल के प्रमुख भाग वो पढ़ेंगे हम। तो फूल की जो क्या होती है? पंखुड़ियां होती हैं। विभिन्न फूलों में विभिन्न रंगों की पंखुड़ियां होती हैं, कोई लाल है, कोई पीली है, कोई नीली है, कोई सफेद है, कोई इस तरीके से। तो पंखुड़ियां बंद कली में होती है। ये क्या है? ये यहाँ पे पंखुड़ियां, ये बंद कली है, इस कली में पंखुड़ी होती हैं। और जब ये पंखुड़ियां हो जाती हैं बड़ी तो ये इस तरीके से दिखती हैं। तो पत्ती जैसी छोटी छोटी जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं बाह्य दल। अब यहाँ पे ये जो पत्तियां थी, अब ये यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ इस नीचे दब गई है, यहाँ पे मेन पत्तियां ही दिखाई देती। तो ये क्या है? बाह्य दल है। और फूल का जो अंतरम भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब फूल का अंडाशय भी होता है। तो जो स्त्री केसर होता है उसका सबसे निचला जो भाग होता है ना, वो सूजा हुआ भाग होता है। जो आप देखेंगे यहाँ पे ये मोटा सा भाग आपको दिखाई देता है। कभी कोई पौधे की पत्तियां निकाल के देखो तो यहाँ पे एक मोटा भाग दिखाई देगा। तो ये क्या है? ये स्त्री केसर है। और अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसे संरचनाओं वाले बीज होते हैं। और जब आप अंडाशय देखेंगे तो वो होंगे छोटे मन के वाले आपको बीज दिखाई देते हैं, उसको हम कहते हैं बीजांड। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इस तरीके से बीज होते हैं, इसको हम कहते हैं बीजांड। और अंडाशय ये इस तरीके का भाग होता है। अंडाशय होता है इसमें, इसमें वर्तिकाग्र होता है और ये वर्तिका होती है। ठीक है। ये पुंकेसर के भाग हैं, ये परागकोश होता है और ये तंतु होते हैं। तो अब देखेंगे पौधे में जड़ होती है, ये फिर तना हो गया, ये हमारे पत्ते हो गए, यहाँ से हमारे बीज हो गए, यहाँ से फूल हो गए और फल होगा तो फल पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पौधे के पार्ट। तो यहाँ तो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 8, शरीर में गति यानी कि बॉडी मूवमेंट्स। इससे पहले आप लोगों को फिर से बता दूं कि ये पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये अवेलेबल है। और इसके साथ ही आप लोगों ने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही एनसीईआरटी की और सीरीज आएंगी आप लोगों को उसके अपडेट मिलते रहे। तो चैप्टर 8 शरीर की गति के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से जोड़ को क्या बोलते हैं, कैसे कैसे हमारा बॉडी जो मूवमेंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। जैसे कि हम चलते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, छलांग लगाते हैं, मारना, रेंगना, तैरना, ये सब मूवमेंट्स होते हैं। तो हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ पाते हैं या घुमा पाते हैं, जहाँ पर वो 2 हिस्से एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि कोहनी, वहाँ से आप मूवमेंट कर पाते हैं, कंधे से आप मूवमेंट कर पाते हैं, गर्दन से आप कर पाते हैं, तो इस तरीके से। तो संधि कहते हैं उसे जहाँ पर हमारा शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से हम मोड़ या घुमा सकते हैं, जहाँ पर 2 हिस्से एक-दूसरे से जुड़े हों और इसी जोड़ को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। तो कंदुक खल्लिका संधि होती है। कंदुक खल्लिका संधि किसको कहते हैं? एक हड्डी का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी हड्डी की कटोरी रूपी गुहिका में धँसा होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। यहाँ पे दिशा आएगा, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि किसे कहते हैं? वह जोड़ जहां हमारी गर्दन सर से जुड़ती है। यह हमें अपने सर को आगे और पीछे मोड़ने और सिर को अपने बाएं और दाएं मोड़ने की अनुमति देता है। बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है इसमें। नेक्स्ट है हित संधि। हित संधि क्या होती है? ऐसी संधि जो केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करते हैं, उसे हम कहते हैं हित संधि। जैसे कि घुटना, कोहनी, ये सब क्या है? हित संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अचल संधि। हमारे शरीर की कुछ संधियों में अस्थि हिल नहीं सकती। ऐसे संधियों को हम क्या कहते हैं? अचल। अचल का मतलब ही क्या है? जो चल ना सके। तो ऐसे जोड़ों को हम स्थिर जोड़ भी कहते हैं क्योंकि ये स्थिर रहते हैं। जैसे कि हमारा ऊपरी जबड़ा या सर के बाकी हिस्सों के बीच का जोड़ कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट है कंकाल। हड्डियां और उपास्थि मानव शरीर के कंकाल का निर्माण करती हैं। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, तो यह शरीर को ढांचा और आकार देने में मदद करती है, चलने में मदद करती है। हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं, आंतरिक अंग हैं, उनकी रक्षा करती है और इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। कंकाल में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां और छाती, कंधे और कूल्हे और हाथों और पैरों की हड्डियां, ये सारी जब है शामिल होती हैं हमारी कंकाल में। अस्थियां व उपस्थियां संयुक्त रूप से शरीर के कंकाल का निर्माण करते हैं। गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। एक्सरे हमारे शरीर में हड्डियों के आकार को दिखाते हैं। अगर आपको हड्डियों का आकार देखना है तो क्या होता है? जब हड्डी टूट फूट जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं। नेक्स्ट है पसली पिंजर। पसलियां जो हमारी होती हैं वो वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करते हैं और इसी शंकु रूपी बक्से को हम क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड। तो यह कई छोटी हड्डियों से बनी होती है। पसली का पिंजरा इन्हीं हड्डियों से जो है वो जुड़ता है। नेक्स्ट है श्रोणि अस्थियां। श्रोणि अस्थियां क्या होती हैं? यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। यह कूल्हे का वह हिस्सा होता है जिसके सहारे आप बैठते हैं, वो होती है हमारी श्रोणि अस्थियां। नेक्स्ट खोपड़ी। खोपड़ी क्या होती है? खोपड़ी कई हड्डियों से मिलकर बनती है। यह शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को घेरती है और वो हिस्सा हमारा क्या? सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क, हमारा दिमाग। उसकी रक्षा कौन करती है? खोपड़ी। नेक्स्ट है उपास्थि। कंकाल के अतिरिक्त भाग जो हड्डियों की तरह कठोर नहीं होते और उन्हें मोड़ा जा सकता है, उसे हम कहते हैं कार्टिलेज या उपास्थि। जैसे कि हमारा कान को हम मोड़ सकते हैं। हड्डियां जैसी तो दिखती हैं लेकिन उतनी कठोर नहीं है। आप कान को अपने को मोड़ सकते हैं, तो वो क्या है? कार्टिलेज है। नेक्स्ट अब आता है मांसपेशी। मांसपेशी होती है जब अपनी बाह को आप ऊपर करते हैं तो बाह में जो ऊपरा हुआ हिस्सा आपको दिखाई देता है उसको हम कहते हैं पेशी। संकुचन के कारण पेशी उभरी हुई नजर आती हैं। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं और ये हड्डी खींचता है। एक मांसपेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है। हमने हड्डियों के बारे में पढ़ लिया, उपास्थि के बारे में पढ़ लिया, मांसपेशियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानते हैं, हमने मूवमेंट जान ली, बॉडी हमारी खुद की इंसान की बॉडी तो जानते ही हैं, मूवमेंट कैसे कैसे कौन कौन सी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं जंतुओं की चाल के बारे में। वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जंतु कैसे चलते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे केचुए के बारे में। केचुआ का जो शरीर है वो कई वलों से बनता है जो अंत से अंत तक जुड़े होते हैं। केचुए में हड्डियां नहीं होती हैं। इसमें मांसपेशियां होती हैं जो शरीर को बढ़ाने और छोटा करने में मदद करती हैं। गति के दौरान केचुए सबसे पहले शरीर के आगे के हिस्से को फैलाते हैं, फिर पिछले हिस्से को जमीन पर टिका कर रखते हैं। यह सामने के छोर को ठीक करता है और पीछे के छोर को छोड़ता है। यह फिर शरीर को छोटा करता है और पीछे के छोर को आगे की ओर खींचता है। तो आपने जब केचुआ देखा भी होगा तो केचुआ इसी तरीके से करता है, अपने बॉडी को दो पार्ट्स में बांट के पहले आगे वाले हिस्से को आगे ले जाता है, फिर पीछे वाले हिस्से को फैला के फिर उसको आगे ले जाता है, आगे वाले को सिकोड़ लेता है उस टाइम। तो इसी तरीके से जो केचुए में गति होती है वो कैसे होती है, शरीर की पेशियों के बारी बारी विस्तरण और संकोचन से, क्योंकि इसमें हड्डियां तो होती नहीं, तो मांसपेशी ही होती हैं। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ना और फैलना इसकी गति का कारण है। नेक्स्ट है घोंगा। घोंगा क्या होता है? घोंगा एक जोक जैसी सी संरचना, लेकिन उसके ऊपर जो है एक कुबर टाइप होता है। तो उसकी पीठ पर एक गोलाकार संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, खोल कहते हैं। और यह खोखे का बाहरी कंकाल होता है, लेकिन हड्डियों इसमें भी नहीं होती। खोल एक एकल इकाई होती है। ये घोंगे के लिए कोई मदद नहीं करती एक दूसरे से दूसरी जगह जाने पर, बस क्या करती है, ये घोंगे के साथ खिंचती चली जाती है। नेक्स्ट है हमारा कॉकरोच, जिसको हिंदी में तिलचट्टा भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तिलचट्टे के बारे में तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर भी चढ़ सकता है, वायु में भी उड़ता है। तो उनके 3 जोड़े पैर होते हैं और ये चलने में मदद करते हैं। शरीर एक कठोर बाहरी कंकाल से ढका हुआ होता है। यह बाहरी कंकाल एक साथ जुड़ी कई विभिन्न इकाइयों से बना होता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। नेक्स्ट है मछली के बारे में। तो मछली जो चलती है, मछली का सर और पूंछ शरीर के मध्य भाग से छोटे होते हैं। मध्य भाग बड़ा होगा, देखा होगा आगे जहां मछली का फेस होता है वो बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है। इसी तरीके से उसके पीछे जो पूंछ होती है वो भी छोटा पार्ट होता है, लेकिन बीच वाला पार्ट बड़ा होता है। तो शरीर दोनों सिरों पर पतला होता है। इस शरीर के आकार को हम सुव्यवस्थित कह सकते हैं। मछली का जो कंकाल है वो मजबूत मांसपेशियों से ढका होता है। तैराकी के दौरान मांसपेशियां शरीर के सामने के हिस्से को एक तरफ मोड़ती है और पूंछ का हिस्सा विपरीत दिशा में घूमता है। फिर जल्दी से शरीर और पूंछ दूसरी तरफ, इससे झटका लगता है, शरीर को आगे की ओर धकेलता है। ऐसे झटकों की श्रृंखला के कारण ही क्या होता है, मछली को आगे तैरने के लिए सहायता मिलती है। मछली के शरीर पर अन्य पंख भी होते हैं जो तैरते समय मुख्य रूप से शरीर का संतुलन बनाए रखने और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। अब अगला देख लेते हैं हम सांप के बारे में कि सांप कैसे चलते हैं। फिर सांप चलता नहीं, सांप क्या करता है, रेंगता है, फिसलता है। सांपों की रीढ़ की हड्डी लंबी होती है। उनकी कई पतली मांसपेशियां होती हैं। वे एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये रीढ़, पसलियों और त्वचा को आपस में जोड़ते हैं। सांप का शरीर कई छोरों से मुड़ा होता है। सांप का प्रत्येक लूप जमीन से दबाकर उसे आगे की ओर धकेलता है। ये हो गया हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 8। अब हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो है सजीव और उनका परिवेश, यानी कि लिविंग बींग्स के बारे में जानेंगे और साथ ही इनके सराउंडिंग्स के बारे में। सबसे पहली जो टर्म है दोस्तों वो है उद्दीपन। हम आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। उत्सर्जन, शरीर का अपशिष्ट पदार्थ जो है सजीवों द्वारा निष्कासित किया जाता है और इसके प्रक्रम को क्या कहते हैं, हम उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है दोस्तों वो है आवास। किसी सजीव का वह परिवेश जहां पर वो रहता है, जैसे अपने घर में रहते तो वो क्या है, वो आपका आवास है, उसको हम बोलते हैं आवास। नेक्स्ट टर्म अनुकूलन, जिन विशिष्ट संरचनाओं और स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे और जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। यानी कि कैसी परिस्थितियां, कैसी संरचना है, कैसा एनवायरमेंट है, तो वो सब क्या है, अनुकूलन। जीव अपने भोजन, पानी, हवा, आश्रय और अन्य जरूरतों के लिए ही अपने आवास पर निर्भर करते हैं। तो आप वहीं पर रहेंगे जहां पे आपको खाना, पानी, हवा सब आसानी से मिल जाए।
अब है स्थलीय आवास। स्थलीय आवास क्या होता है? स्थल यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को हम क्या कहते हैं? जो धरती पर रहते हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, क्या कहते हैं? स्थलीय आवास। जैसे कि वन हो गया, घास के मैदान में रहे, मरुस्थल में, तटीय या पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला है जलीय आवास। जलीय आवास यानी कि जलाशय हो गया, दलदल, झील, नदियां, समुंदर, यहाँ पर जो भी पौधे और जंतु जल में रहते हैं वो कह जाते हैं उनका जलीय आवास। अब हमने देख लिया जलीय आवास के बारे में, स्थलीय आवास के बारे में। अब इन आवासों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थलीय आवास की। तो हम रेगिस्तान की बात करते हैं। रेगिस्तान यानी कि मरुस्थलीय। तो यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत ही कम पानी खोते हैं। मरुस्थल में जो पौधे होते हैं वहां पर आपने देखा होगा उनकी पत्तियों का आकार अलग होता है। वो क्यों होता है वो भी जानेंगे। तो मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो बिल्कुल ही नहीं होती, अनुपस्थित होती हैं, या बहुत छोटी होती हैं, या कांटों के आकार की, जैसे कि नागफनी होता है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पत्तियों से पानी के नुकसान को कम करने में मदद करती हैं। इन पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो भी आमतौर पर तनों द्वारा ही की जाती है। तना क्या होता है? एक मोटी मोमी पत्थर से ढका होता है, परत से ढका होता है, जो पानी को बनाए रखने में इनकी सहायता करता है। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की। ये आवास सामान्य रूप से ठंडे होते हैं, हवा वाले होते हैं। कुछ क्षेत्रों में जाड़ों में हिमपात होता है, और ये पेड़ आमतौर पर शंकु के आकार के होते हैं। इनकी शाखाएं झुकी होती हैं। इनमें से कुछ पेड़ों की पत्तियां तो सुई जैसी भी होती हैं। इसमें बारिश का पानी और बर्फ आसानी से खिसकने में मदद मिलती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतु भी परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। ठंड से बचाने के लिए उनकी मोटी त्वचा होती है या फर होते हैं। जैसे कि यौक को गर्म करने के लिए उसके लंबे बाल होते हैं। हिम तेंदुओं के शरीर पर घने फर होते हैं। पहाड़ की चट्टानी ढलानों को चलाने के लिए पहाड़ी बकरी के पास भी मजबूत खुर होते हैं। तो जैसे जैसे आवास में परिवर्तन होता है वैसे वैसे चाहे जंतु हो या पेड़, वहां पर भी उनमें अपने आप को वहां के प्रतिकूल बनाने के लिए अपने आप ही थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट है घास के मैदान की बात करें। तो घास के मैदान शेर के हल्के भूरे रंग की विशेषता और उसे शिकार करते समय सूखी घास के मैदानों में छिपने में मदद करता है। चेहरे के सामने की आंखें इसे अपने शिकार के स्थान के बारे में सही विचार करने में मदद करती हैं। जंगल के कठोर पौधे के तनों चबाने के लिए हिरण के दांत मजबूत होते हैं। शिकारियों की गतिविधियां सुनने के लिए इसके कान लंबे होते हैं। इसके सर के किनारे की आंखें इसे खतरे के लिए सभी दिशाओं में देखने की अनुमति देती हैं। हिरण की गति इन्हें शिकारियों से दूर भागने में भी मदद करती है। अब बात करते हैं हम जलीय आवास की। सबसे पहले बात करेंगे महासागर के बारे में। स्क्विड और ऑक्टोपस यह सुव्यवस्थित आकार नहीं होता है। ये समुंदर की गहराई में समुंदर तल के पास रहते हैं और अपनी ओर आने वाले किसी भी शिकार को क्या कर लेते हैं? ये पकड़ लेते हैं। हालांकि जब वे पानी में चलते हैं तो अपने शरीर के आकार को सुव्यवस्थित करते हैं। इन जानवरों में पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करने के लिए गलफड़े होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जिनमें गलफड़े नहीं होते हैं, ये नथुने या ब्लो होल के माध्यम से हवा में सांस लेते हैं, जो उनके सर के ऊपरी हिस्से में स्थित होते हैं। जब वे पानी की सतह के पास तैरते हैं तो यह उन्हें हवा में सांस लेने की अनुमति देता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तालाब और झील के बारे में। तो जलीय पौधे जड़ें आकार में बहुत कम होती हैं। उनका मुख्य कार्य होता है पौधों को जगह पर रखना। इन पौधों के तने लंबे होते हैं, खोखले होते हैं, हल्के होते हैं। तना पानी की सतह पर बढ़ता है जबकि पत्तियां और फूल पानी की सतह पर तैरते हैं। कुछ जलीय पौधे पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए होते हैं। मेंढकों के पास आमतौर पर तालाब होते हैं, वो उनके आवास होते हैं, और मेंढक तालाब के पानी के अंदर रहने के साथ साथ जमीन पर भी चल सकते हैं। उनके पीछे मजबूत पैर होते हैं और उन्हें अपने शिकार को छलांग लगाने और पकड़ने में उनकी मदद भी करते हैं। उनके पैरों में जाल होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। अब कुछ और टर्म हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैव घटक की।
पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव संगठनों को हम कहते हैं जैव घटक। इसमें पेड़ पौधे और जंतु होते हैं। अजैव घटक की बात करें तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैव घटक होते हैं, जैसे कि चट्टान, मिट्टी, वायु, जल। तो सजीव जो घटक है वो जैव और जो निर्जीव है वो अजैव। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा ये भी हमारे अजैव घटक में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब अंकुरण के बारे में। अंकुरण क्या होता है? बीज से जब नया पौधा बनता है तो बीज से अंकुरण निकल आता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। अपने घर में भी आपने देखा होगा, चने या मूंग दाल को हम भिगो के रखते हैं और उसमें से एक व्हाइट कलर की संरचना धागे जैसी निकल के आती है, उसको हम क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है प्रजनन। जीव जंतु प्रजनन द्वारा अपना समान संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं तो कुछ जंतु सीधे शिशु को जन्म देते हैं। जैसे मुर्गी अंडा देती है, वहीं भैंस सीधा बच्चा देती है। तो ये डिपेंड करता है, और जो संतान है वो अपनी समान शक्ल की होती है। नेक्स्ट है गति। गति हम क्या कहते हैं? गति यानी कि जो सजीव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी करते हैं। भोजन भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। वृद्धि की बात करें तो जंतु के बच्चे भी वृद्धि कर सकते हैं, वयस्क होते हैं। श्वसन क्रिया। जब वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं तो ये क्या है? श्वसन क्रिया है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है, मछली गिल द्वारा सांस लेती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कैसे सांस लेता है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। पौधे पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं। सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के लिए अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि, मृत्यु होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन को प्रियनुकूल कहलाते हैं। अब हमें कैसा पता चलेगा कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो जीवित हैं? कौन कौन सी क्रियाएं करती हैं? जैसे कि भोजन करेंगी, वो ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए। तो सभी जो जीवित वस्तुएं होती हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पशु अपने भोजन के लिए पौधों और अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं। भोजन जीवों को बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा देते हैं। जीवों को अन्य जीवन प्रक्रियाओं के लिए भी इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक होता है विकास करेंगे, श्वसन लेंगे। विकास यानी कि वृद्धि सभी जीवित चीजों के लिए समान प्रतीत होती है, वृद्धि करना। श्वसन सांस लेते हुए हम सांस लेते हैं, यानी कि हवा बाहर से शरीर के अंदर की ओर आती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से बाहर की ओर चलती है। तो ये जो श्वास है ये श्वसन नामक एक प्रक्रिया का ही हिस्सा होती है। इसके अलावा बाहरी उत्तेजनों का जवाब देते हैं। जैसे कि आपने एक पौधे के बारे में सुना होगा, टच मी नॉट, छुई मुई, यानी कि जिसको आप छूते हैं तो वो क्या होता है? मुड़ जाता है। तो ये अपने आसपास के परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देते हैं, ना सिर्फ इंसान बल्कि पौधे भी। नेक्स्ट है मल त्याग करना। तो हमारा शरीर अन्य जीवन प्रक्रियाओं में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है, और छुटकारा पाने की प्रक्रिया को जीवों द्वारा इस अपशिष्टों को उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रजनन होता है। अलग अलग जानवरों में प्रजनन का तरीका अलग हो सकता है। पौधे बीज पैदा करते हैं जो अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। तो कुछ पौधे बीज के अलावा अन्य भागों के माध्यम से भी प्रजनन करते हैं। उदाहरण के लिए कली के साथ आलू का एक भाग एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है। जीवित चीजें प्रजनन के माध्यम से अधिक अपनी तरीके का क्या करती हैं? उत्पादन करती हैं। इसके साथ ही अगर सजीव चीजें होती हैं तो एक दूसरे से दूसरी जगह भी जाना है। चैप्टर नंबर 10 एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप इस पीडीएफ को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जो है गति और दूरियों में मापन, यानी कि मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे।
कोई जल मार्ग में आने जाने के लिए नावों का भी उपयोग करते थे। तो बट आज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। तो आने जाने के जो ये साधन है, इसको हम क्या कहते हैं? यातायात के साधन। पहले जैसे नाव होती थी, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, फिर भाप की इंजन बनी और अब ऑटोमोबाइल्स आ चुके हैं। सड़क परिवहन की बात करें तो जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। वायु परिवहन की बात करें तो हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज। इसी तरीके से जल परिवहन की बात करें तो नाव, स्टीमर और पानी का जहाज। अब हम बात करते हैं मात्रक की। मापन के लिए एक निश्चित राशि को हम कहते हैं मापन, मात्रक। ठीक है, मापने के लिए जिस राशि का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं मात्रक। मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की किसी ज्ञात मात्रा से तुलना करनी होती है। यानी कि मापते हैं तो आप क्या करते हैं? 1 किलो अगर आप दूध ले रहे हैं तो आपको नहीं पता कितना है, लेकिन वो आपको पता नहीं है। अब उसको आप पता करना चाहते हैं, तो यानी कि किसी ज्ञात मात्रा से आप तुलना करना चाहते हैं, वो दूध कितना है, 1 है, 2 किलो है, 5 किलो है, इस तरीके से। तो इस ज्ञात निश्चित मात्रा को, जो हमें ज्ञात होती है निश्चित मात्रा, उसको हम कहते हैं इकाई। माप के परिणाम के दो भाग होते हैं, एक होती है संख्या और एक होती है उसकी माप की इकाई। जैसे कि 1 किलो, तो एक हो गया संख्या और मात्रक क्या हो गया, उसकी इकाई क्या होगी हमारी? किलो। अब है माप की मापन इकाइयों के बारे में बात करें तो प्राचीन काल में लोग एक पैर की लंबाई से माप लेते थे, एक उंगली की चौड़ाई से, एक कदम से दूरी को मापते थे। तो माप की इकाइयों के रूप में इस्तेमाल करते थे। इससे भ्रम पैदा हुआ, क्यों? क्योंकि एक कदम की दूरी किसी की छोटी हो सकती है तो किसी की बड़ी हो सकती है। तो माप की एक समान प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता इसीलिए उत्पन्न हुई क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसे हम क्या कहते हैं? एसआई यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का उपयोग करते हैं। तो यह पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है एसआई यूनिट। अब जैसे लंबाई मापने के प्राचीन तरीकों की बात करें तो पैर की लंबाई से माप ली, उंगली से चौड़ाई देख ली, हाथ की लंबाई से, या एक कदम की दूरी। लेकिन अब आधुनिक तरीके एसआई यूनिट की बात करें तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में। आप जैसे लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। आप लंबाई जब मापेगी तो मीटर में ही। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जैसे कि हाफ मीटर भी है, तो आप उसको ये नहीं बोलते कि कितना सेंटीमीटर है, आप उसको यही बोलते हाफ मीटर। मीटर इज ए स्टैंडर्ड इकाई जो है। और 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की थी, उसे ही हम क्या कहते हैं? मीटर पद्धति कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मापने के बारे में हमने पढ़ लिया। चैप्टर हमारा और भी क्या था? गति के बारे में भी। तो गति के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, उसको हम कहते हैं गति। एक समय पर एक चीज कहाँ थी, दूसरे समय पर कहाँ है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम रेलगाड़ी का टाइम लें, अगर कोई ट्रेन 5 बजे चलती है तो 5 बजे कहाँ है, फिर 6 बजे कहाँ है, 6:30 बजे कहाँ है, तो वो क्या कर रही है? वो गति कर रही है। और अगर वो एक ही स्टेशन पर खड़ी है तो वो कुछ नहीं कर रही, उसकी जो पोजीशन है अगर चेंज हुई है टाइम पे तो वो गति है, अगर वो वहीं पर खड़ी है तो वो कुछ नहीं है, वो स्थिर है। अब गतियां भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि रैखिक गति या ऋजु रेखीय रखी, यानी कि रेखा एक नाम ही बता रही है, तो वस्तुएं जो एक सीधी रेखा में चलती हैं, इस प्रकार की गति को हम कहते हैं रैखिक गति। अगली है वर्तुल गति। जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार मार्ग पर चलती है, सर्कल में चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्तुल। जैसे कि घड़ी की सुइयां चलती हैं, पंखे की पंखुड़ी चलती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्तुल गति। नेक्स्ट है आवर्ती गति। आवर्ती यानी कि किसी चीज का थोड़े समय अंतराल के बाद बार बार होना, यानी कि जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो और टी, जो कि एक निश्चित समय अंतराल है, उसके बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो टाइम जो लगता है वो होता है 365.5 दिन। इतने समय अंतराल के बाद पृथ्वी अपनी गति को दोबारा से दोहराती है, और ये जो 365 दिन और 5 घंटे है, ये क्या है? इसका आवर्तकाल है। ठीक इसी तरीके से बात करें तो घड़ी की सुइयों की गति या घड़ी के पेंडुलम की गति भी क्या होती है? आवर्ती गति का उदाहरण है। 1 घंटे के बाद पूरा जो घड़ी की सुइयां है वो अपनी गति दोबारा से दोहराती हैं, तो ये भी क्या हुआ? आवर्ती गति।
झूले में झूलना, जब आपने झूला भी देखा होगा, एक जगह से शुरू होता है फिर एक जगह पे खत्म होता है, वो भी क्या होती है, गति जो है वो दोहराई जाती है, तो ये होती है आवर्ती गति। इसके अलावा हृदय का धड़कना भी आवर्ती गति है। नेक्स्ट होती है घूर्णन गति, यानी कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी के पारितय चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करना, ये सब क्या है, गति के एग्जाम्पल है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, ये है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, यानी कि लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शंस। दीप्त वस्तुएं, पहली टर्म है हमारी यहाँ पर दीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, यानी कि अपने आप प्रकाश जो है पैदा करती हैं, उसे कहते हैं दीप्त वस्तुएं, जहां से आप प्रकाश देख सकते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, जुगनू, बिजली का बल्ब, ये सब क्या है, दीप्त वस्तुएं जिसमें प्रकाश होता है। नेक्स्ट होती है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु वो वस्तु होती है जिसके आप आर पार देख सकते हैं, जैसे कि शीशा, कांच, पानी, ये सब चीजें। अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु होती है जिस वस्तु के आर पार आप नहीं देख सकते। अपारदर्शी यानी कि जो पारदर्शी नहीं है, जैसे कि दीवार, लकड़ी, पुस्तक, आप नहीं देख सकते आर पार। नेक्स्ट है पारभासी, यानी कि आभास होना, आपको आभास तो हो रहा है कि बाहर कुछ दूसरी तरफ कुछ दिख रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो वो वस्तुएं जिनके आर पार आप देख तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं पारभासी वस्तुएं, जैसे कि धुआं, कोहरा, तेल लगा कागज। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है छाया वस्तु। अब हम जानते हैं कि जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि एक सीधी लाइन में चलता है, तो जब कोई अपारदर्शी वस्तुएं इसे रोकती हैं तो उस वस्तु की छाया बनती है, जैसे कि कमरे की दीवार, इमारतें, सतह जो छाया की तरह कार्य करते हैं। हमें सूर्य को कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। नेक्स्ट है प्रकाश। हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते, तो प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है विद्युत प्रकाश के बारे में कुछ और बातें, कि प्रकाश एक तो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, इसके अलावा प्रकाश क्या होता है, रोशनी क्या होती है, एक सेकंड, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, इसमें कण भी होते हैं और इसमें तरंग भी होते हैं। प्रकाश की गति हमेशा सीधी होती है, एक रेखा में गमन करती है, और सूर्य जैसी वस्तुएं जो स्वयं को प्रकाश देती हैं या उत्सर्जित कहती हैं, उनको हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण यानी कि वह वस्तु जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसे हम कहते हैं दर्पण। आप आईना देखते हैं, आपकी छाया उसमें दिखती है, आपका प्रतिबिंब दिखता है, तो वो क्या है, दर्पण है। अब दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब आप अपने घर में जो दर्पण देखते हैं वो कौन सा होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वो होता है समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के काम आता है। नेक्स्ट होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, इसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है और एक सतह पर खुरदरा होता है। तो गोलीय दर्पण अब आगे दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल तो एक होता है उत्तल। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है परावर्तन। किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौट जाना कहलाता है परावर्तन। किसी प्रकाश की किरण आई लेकिन किसी भी समतल सतह से टकराई और वापस लौट गई, उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे कि झील या तालाब के पानी में पेड़, इमारतें और अन्य वस्तुओं का परिवर्तन देखते हैं। नेक्स्ट है सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र प्रतिबिंब तब संभव हो पाता है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। तो सूची छिद्र कैमरे में सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों और व्यक्तियों को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, वो है विद्युत तथा परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे इस चैप्टर में।
तो इससे पहले आप लोगों से फिर से गुजारिश, अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत टर्म। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव को हम ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कब होती है? जब आवेश बहाव होते हैं। जब आप स्विच ऑन करते हैं तब उसमें आवेश का बहाव होता है, जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसी को हम बिजली कहते हैं। विद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिकल सेल। तो इलेक्ट्रिकल सेल क्या है? एक बिजली का ही स्रोत है, क्योंकि इसमें दो टर्मिनल होते हैं। एक तरफ धातु की छोटी टोपी होती है तो दूसरी तरफ धातु की डिस्क होती है। मेटल कैप जो होती है वो होता है इसका पॉजिटिव पॉइंट टर्मिनल, यानी कि धनात्मक टर्मिनल। और जहां पर धातु डिस्क होती है वो होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल। अलार्म घड़ी आप सेल लगाते हैं, कलाई घड़ी में, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा, तो इन सब में क्या होता है? सेल लगता है। और सेल क्या करता है बेसिकली, आपको ये भी पता होना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किस एनर्जी को कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है तंतु। प्रकाश उत्सर्जित करने वाला जो पतले तार का बल्ब होता है उसको हम कहते हैं तंतु। जो बल्ब में आपको पतला तार दिखाई देता है। विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो वो पथ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर प्रभावित होते हैं उसे हम कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। अब जो ये विद्युत परिपथ की हम बात कर रहे हैं ये चार तरीके के हो सकते हैं। एक खुला परिपथ, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन तो ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा है बंद परिपथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच पा रहे हैं। तीसरा लघु परिपथ और चौथा है लीकेज परिपथ। तो जो विद्युत परिपथ होता है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हमने पहले ही जाना कि विद्युत धारा की विद्युत जो है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रैवल करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो जब बल्ब टर्मिनलों के तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से आप जोड़ते हैं तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। यानी कि अगर आप एक छोटा सा बल्ब इलेक्ट्रिक सेल से भी जलाना चाहते हैं तो वो जल जाता है। ये एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रिक सेल, ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल जहां पर ये डिस्क लगी हुई है धातु की, और यहाँ पर एक टोपी सी बनी हुई है, ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो हमारे इस पॉजिटिव से होते हुए यहाँ नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें, यहीं तक ही आए तो बिजली नहीं आएगी। ये सर्किट जब पूरा होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा तभी बिजली उत्पन्न होगी, अदरवाइज नहीं। तभी ये बल्ब जो आपको दिखाई दे रहा है ये तभी जल पाएगा। एक होता है अब स्विच। स्विच हमारे घर में जो होता है सबने देखा होगा, इलेक्ट्रिक स्विच, विद्युत स्विच। विद्युत बल्ब को ऑन या ऑफ करने में विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं या अथवा हटाते हैं। अब इस पिक्चर में आपको स्विच कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर मैं एक ये टेप हटा के यहाँ से एक पॉइंट को उठा लूं तो ये हमारे स्विच का काम करेगा। अगर मैं इसको जोड़ देती हूँ ये स्विच ऑन हो जाएगा, और इसको हटा देते हैं तो स्विच ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत चालक, कंडक्टर। क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर धारा प्रभावित होती है उसे हम कहते हैं विद्युत चालक, जिसमें से विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब। नेक्स्ट है विद्युत अचालक, ठीक है, या कुचालक, यानी कि जो कि चालक ना हो, जिसमें जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है उसको हम अचालक पदार्थ कहते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न के बराबर होते हैं जो ट्रेवल करते हैं, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, कांच, ये सब। एक होता है विद्युत रोधक, जिस पदार्थों में से होकर धारा प्रभावित हो ही नहीं सकती। अचालक में तो क्या हुआ? अचालक में न के बराबर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, लेकिन इसमें क्या है? धारा प्रभावित हो ही नहीं सकती। लकड़ी, रबड़, कांच, ये सब चीजें। हाँ, अगर ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आता भी है कि जो हमारा शरीर है वो विद्युत का क्या है? सुचालक है, कुचालक है, रोधक है, क्या है? तो जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो सुचालक है। कभी भी हमें करंट लगता है, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी जो प्लग होता है उसमें अगर गलती से हमारी उंगली लग जाए तो हम क्या है? सुचालक है। हमारे बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कुछ मैग्नेट्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा
चुंबकों द्वारा मनोरंजन, फन विद मैग्नेट्स। तो सबसे पहले मैग्नेट की खोज किसने की? मैग्नेट यानी कि चुंबक। तो प्राचीन यूनान का गडरिया था मैग्रेस, इसने की चुंबक की खोज। गडरिया के नाम पर इस पत्थर को मैग्नेटाइट कहा गया, और मैग्नेटाइट में क्या होता है? लोहा होता है। अब चुंबक क्या होता है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहा या जो भी चुंबकीय पदार्थ है उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब प्राकृतिक चुंबक भी होती है और कृत्रिम चुंबक भी होती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्राकृतिक चुंबक वो चुंबक जो प्रकृति में पाई जाती है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। एग्जाम्पल लेते हैं, तो प्राकृतिक चुंबक का जो नाम है वो है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है कृत्रिम चुंबक, यानी कि लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो लोहे के टुकड़े को हम चुंबक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि छड़ चुंबक बनाते हैं, नाल चुंबक है, गोलंत चुंबक है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। अब एक होता है चुंबकीय पदार्थ। वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए वो हो गया चुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सब चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अचुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे फिर? जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगे, जैसे कि प्लास्टिक है, चमड़ा, लकड़ी, कपड़ा, ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते, तो ये क्या हो गया? अचुंबकीय। अब चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव ही होंगे। उत्तर, या फिर हम उसको उत्तर खोज ध्रुव भी कह सकते हैं, दक्षिण, या फिर हम उसको दक्षिणी खोज ध्रुव भी कह सकते हैं। और हम इसको उत्तर खोज या दक्षिण खोज ध्रुव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम मैग्नेट का प्रयोग दिशा सूचक यंत्र में भी करते हैं, कंपास में भी करते हैं, जहां में की दो नीडल्स होती हैं जो नॉर्थ और साउथ के बारे को इंडिकेट करती हैं। तो उत्तरी ध्रुव वो हिस्सा होता है जो पहला सिरा होता है, जो उत्तर की तरफ होता है, और दक्षिण सिरा जो दक्षिण की तरफ है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दिक सूचक यंत्र यानी कि कंपास, तो दिशा का निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक दिक सूचक आमतौर पर एक छोटा सा बॉक्स होता है, इसके ऊपर कांच का आवरण होता है, और जब आप इसको रेस्ट मोड में रख देते हो, आप इसको आराम से रख देते हो, तो जो इसकी सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक जो नेचुरल चुंबक है उसी को अपने साथ ले जाते थे, और इसी से धागे से लटकाकर निर्धारण करते थे दिशाओं के बारे में। नेक्स्ट होता है आकर्षण, और एक टर्म होती है प्रतिकर्षण। दो चुंबकों के अलग अलग ध्रुव एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसी तरीके से साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ। तो चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक आकर्षण शक्ति होती है। अगर हम बात करें प्रतिकर्षण की, तो दो चुंबक के एक समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होगा। अगर आप नॉर्थ पोल को लेकर आओगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण। अब आपको कुछ चीजें चुंबक के बारे में पता होनी चाहिए। चुंबकीय मोनोपोल, अगर आप चुंबक को आधा तोड़ेंगे तो क्या हुआ? अगर आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और अगर आप इसको बीच में से कट करते हैं तो क्या यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे नॉर्थ ही आएगा? नहीं। जब भी आप चुंबक को कितना भी छोटा तोड़ लीजिए, उसमें से एक सिरा होगा साउथ पोल और एक सिरा होगा नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इसके अलावा चुंबक से लौह पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अगर कोई भी ऐसा मिश्रण है जिसमें कि लोहे के पदार्थ है, आप चुंबक से उसको अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चुंबक को अगर आप गर्म करते हैं तो चुंबकीय पदार्थ खत्म हो जाता है, चुंबकीय जो गुण होता है वो अपने गुणों को खो देता है चुंबक। इसी तरीके से आप चुंबक को हथौड़ों से अगर जोर जोर से मारोगे तो चुंबक अपने चुंबकीय गुण को खो देता है, और अगर आप उसको बहुत ऊंचाई से, कुछ ऊंचाई से गिराओगे तो भी चुंबक के चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं। साथ ही चुंबक को अगर आप ठीक तरीके से नहीं रखते हो तो वो कमजोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई नई चुंबक आपके पास है तो वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन आप उसको अच्छे से नहीं रखते, कहीं भी इधर उधर फेंक देते हैं, तो धीरे धीरे उसका जो चुंबकीय गुण है वो कमजोर होने लग जाता है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, और वो है अब वाटर के बारे में, जल के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अब जल जो है वो कितने हिस्से में है, क्या क्या हम यूज करते हैं, और जो जल के बारे में और भी चीजें इस चैप्टर में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस पीडीएफ को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये अवेलेबल है।
तो पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो जो जो अधिकांश भाग है, जो जल है, वो है हमारा महासागरों और समुद्रों में। जब पृथ्वी पर 2/3 भाग जल से ढका हुआ है, तो हम ये क्यों बोलते हैं कि पानी की किल्लत आ सकती है, पानी को बचाओ। हमारा तो 2/3 भाग पे जल ही जल है। इसका कारण क्या होता है कि जो ज्यादातर जल है वो है हमारा महासागरों में और समुद्रों में। और जो महासागरों और समुद्रों में पानी होता है उसमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं, पानी खारा होता है। इसीलिए यह पानी पीने में या घरेलू चीजों में या कृषि में या औद्योगिक जरूरतों में उपयुक्त नहीं हो सकता। अब हमें जल क्यों आवश्यक होता है? हमें पानी पीने के लिए भी चाहिए, नहाने के लिए भी, खाना पकाना, कपड़े धोना, ये सब चीजों के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। और जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जल हमें पृथ्वी से, नदियों में, झरनों में, तालाबों में, कुओं में, हैंडपंप से हम जल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है जल विलुप्त टर्म। जल जल व वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। नदी, तालाब, झील, महासागर के सभी जल जो है निरंतर वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आप अपने घर की छत पर धूप निकलने पर किसी बर्तन में पानी रख दीजिए और काफी दिनों के बाद आप उसको धीरे धीरे नोटिस करेंगे, उसमें से पानी धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो वो क्या हो रहा है? जल आपका सूरज के प्रकाश की रोशनी में जल वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ जा रहा है। नमक को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक। तो जो महासागरों में खारा जल होता है वो गहरे गड्ढों में छूट जाता है। जहां जहां गड्ढे बन जाएंगे वहां जल छूट जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा? वाष्प होता रहेगा, सूर्य के प्रकाश में पानी उड़ता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी उड़ जाएगा और वहां पे लवण जो सॉलिड वो बच जाएगा। और वो जो सॉलिड पार्ट है वो क्या बन जाता है हमारा? वहां पर नमक का ढेर लग जाता है। वो जो लवण है वो क्या है? नमक। क्योंकि नमक भी क्या है? खनिज लवण ही है। अब वाष्पीकरण क्या होता है? वायु में जल वाष्प होता है, गर्म होता है, फिर ठंडा भी होता है, संघनन प्रक्रिया। तो इस परिवर्तित के प्रक्रम को पूरे को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि आप गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे, यहां सतह आएगा, तो बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है। जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाते हैं। आप पानी ठंडा पानी गिलास में लीजिए तो आपको बाहर भी जो है वो कण दिखाई देंगे। इसी तरीके से आप गर्म पानी अगर लेते हैं तो आपको गिलास के अंदर ही ऊपर कुछ पानी के कण दिखाई देंगे। तो हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है वो ठंडी होती रहती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है जल कणिका। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जो जल वाष्प हैं वो संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंद बन जाते हैं और इसको हम कहते हैं जल कणिका। तो बादल क्या होते हैं? बादल भी ये छोटी जो जल कणिकाएं होती हैं जो वायु में तैरती हैं, इन्हीं को हम बादलों के रूप में देखते हैं। वर्षा, जब बहुत सी जल कणिकाएं आपस में एक बड़े आपाम आपाम आम आपकी जल की बूंदें बन जाएंगी, तो ये जल की बूंदें भारी होने पर वर्षा के रूप में धरती पर गिरेंगी, तो ये हो जाएंगी हमारी वर्षा। तो एक जल की बूंद कहाँ जाकर आपकी वर्षा बन जाती है, ये पूरा आपने देख लिया है यहाँ पर प्रोसेस। संघनन क्या होता है? जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन। भौम जल, भौम यानी कि धरती पर, तो पृथ्वी का जो शुद्ध जल है वो है भौम जल के रूप में। जल चक्र क्या होता है? महासागरों और जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को हम कहते हैं जल चक्रण। नेक्स्ट है, अब पानी की बात आ गई है तो बाढ़ और सूखा दोनों चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो बाढ़ कब होगी? जब बहुत ज्यादा वर्षा आ जाए। अत्यधिक वर्षा जो है वो बाढ़ का कारण बन जाती है। भारी बारिशों से नदियों, झीलों, तालाबों में पानी का स्तर बढ़ सकता है। पानी तब तक बड़े क्षेत्रों में फैल सकता है जिसमें बाढ़ आ सकती है, यानी पानी से भूमि का जलमग्न हो जाना। जैसे फसल के खेत, जंगल, गांव, शहर, ये सब पानी से डूब जाते हैं जब बाढ़ आती है। तो अभी हाल ही का एग्जांपल लें तो वर्षा का और खराब टाउन प्लानिंग के कारण चेन्नई में आपको बाढ़ देखने को मिलती, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप अपने अकॉर्डिंग इसमें करंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है सूखा पड़ना। सूखा पड़ना बाढ़ के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि जब वर्षा ही ना हो, भौम जल ही की ही कमी हो जाए। तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा मिट्टी लगातार पानी खोती जा रही है।
इसे बारिश से वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मिट्टी सूख जाती है और क्षेत्र के तालाबों, कुओं में पानी का स्तर नीचे चला जाता है। उनमें से कुछ सूख भी सकते हैं, तो इस भूजल भी दुर्लभ हो जाता है और इससे सूखा पड़ सकता है। मौसम संबंधी मसौदा तब होता है जब किसी क्षेत्र में शुष्क मौसम का मिजाज हावी होता है, जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट, कृषि मसौदा, ये सब। अब जल संरक्षण की बातें करते हैं, तो जल का विवेक पूर्ण उपयोग करना, उसको सावधानी से बरतना, ताकि जल व्यर्थ ना हो, बेकार ना हो, यही जल संरक्षण है। इसके लिए हम समझते हैं पहले जल चक्र के बारे में। दो टर्म हमने ऊपर पढ़ी, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। पहले इसी के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो दिन के समय में आप देखते हैं सूरज की रोशनी समुद्रों पर पड़ती है, नदियों पर पड़ती है, झील, तालाब, इन सभी के पानी पर पड़ती है। तो खेतों और अन्य भूमि क्षेत्रों को भी सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो नतीजा क्या होता है, जहां जहां भी पानी पर सूरज की रोशनी पड़ती है, पानी लगातार वाष्प में बदलता जाता है। पानी की सभी खुली स्तों से वाष्प जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। फिर परिणाम स्वरूप वायु में जल वाष्प लगातार जुड़ती जाती हैं और पानी का वाष्पीकरण एक धीमी प्रक्रिया, आपको ध्यान से आप नोटिस करोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन धीरे 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 आप नोटिस करोगे हर रोज, तो आपको बहुत ही कम कम होता हुआ दिखाई देगा। तो वाष्पोत्सर्जन और की प्रक्रिया के माध्यम से जल वाष्प हवा में प्रवेश करती है। ये एग्जाम्पल आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये ओशियन यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये क्या होता है, इवेपोरेट हो रहा है, ये वाष्पन हो रहा है यहाँ से पानी। ये सूरज है, सूरज की किरणों के कारण ये वाष्प हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि जो वाटर है वो आपका एटमॉस्फेयर में जाएगा, यहां से फिर परिवहन करेगा, छोटी छोटी बूंदें बनेंगी और ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या बनाएंगी, बादल बनाएंगी। और बादल बनेगा जब इतना भारी हो जाएगा, ये कणें मिलके जो नहीं चल पाएंगी, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर वर्षा हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्षण, यानी कि प्रेसिपिटेशन। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। फिर ये यहीं पर धरती पर वापस आएंगी और ये पानी वापस इसमें जाएगा ओशन में। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। अब वर्षा के जल का संग्रहण कैसे करें। पानी की उपलब्धता बढ़ाने का एक तरीका है कि बारिश के पानी को इकट्ठा करें और बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर करें। वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक के कामों के लिए इकट्ठा करने के लिए को ही हम क्या कहते हैं, जल संरक्षण। यानी कि जैसे कि आपकी छत पर बारिश का पानी गिरता है, तो आप उसको सामान्य तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं और उसे शुद्ध कर सकते हैं, और उसको आप वर्षा जल संग्रहण संग्रहण कहते हैं, जिसको आप बाद में काम में ला सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण का अगर मूल विचार की बात करें तो सिंपल सी बात है, जहां पानी गिरता है वहीं पर आपको बचाना है, वहीं पर पकड़ना है। अब इसका तरीका है, एक होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन सिस्टम को बारिश के पानी को छत से एक स्टोरेज टैंक के में पाइप के जरिए इकट्ठा किया जाता है। तो बारिश का पानी एक टैंक बना दिया जाता है जहां पे सारा इकट्ठा होता है, और पानी में छत से मिट्टी भी हो सकती है, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले छानना जरूरी होगा। तो टंकी में बारिश का पानी जमा करने की बजाय पाइप सीधे जमीन के गड्ढे में जाता है। इसे हम भूजल को रिचार्ज करना कहते हैं, या फिर से भरने के लिए मिट्टी में रिसता रहता है। दूसरा तरीका जो हम सभी करते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करने वाली सड़क के किनारे की नालियों में सीधे पानी को जमीन में जाने दिया जाए। नेक्स्ट है बादल कैसे बनती है। बादल कैसे बनते हैं ये हम ऑलरेडी ऊपर भी आपको मैंने डिस्कस कर दिया है जल चक्र में। अब हम आगे देखते हैं महासागरों में जल भूजल, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है दोस्तों अध्याय 15वां, हमारे चारों ओर वायु, यानी कि एयर अराउंड अस, हवा जो है हमारे चारों ओर। अब उसके बारे में देखेंगे, हवा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हवा किस किस चीजों से मिलकर बनती है, ये सब। तो हवा को आप हर जगह पर देख सकते हैं, हवा हर जगह पर पाई जाती है। अगर आप खाली पानी की बोतल ले रहे हैं तो उसमें भी हवा है, आप उसमें पानी भरेंगे तो हवा निकल जाएगी। तो हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। अगर हवा चल रही है, गतिमान हवा को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु स्थान घेरती है, इसका कोई रंग नहीं होता, कोई भी इसके माध्यम से देख सकता है, या पारदर्शी है। हवा चल भी रही होती है तो आप बाकी चीजों को आराम से देख सकते हैं। वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण होती है, हवा पानी और मिट्टी दोनों में ही मौजूद होती है। तो ये हवा के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। अब हम जानते हैं कि ये हवा जो हम बातें कर रहे हैं किस चीज से बनती है।
यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा में ये गैस कितने परसेंट में है या ये गैस कितने परसेंट में है, तो ये आपको पता होनी चाहिए एनसीईआरटी फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो जो वायु है उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल वाष्प होता है और भी अन्य गैसें होती हैं जो मिलकर वायु को बनाती है, और इसमें धूल के कण भी मौजूद होते हैं। ये एक एक टर्म के बारे में हम नीचे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक और टर्म के बारे में जानते हैं, वो है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी को घेरने वाले वायु के आवरण को, जो पृथ्वी के चारों तरफ जो घेरती है वायु, उसके आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन है तो वो वायुमंडल आवश्यक है, उसके लिए वायुमंडल के कारण ही। अब इस हवा में नाइट्रोजन जो है वो होता है आपका 78.1%, ऑक्सीजन होता है 20.9%। आप इसको आराम से याद रख सकते हैं, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है 0.03%, आर्गन 0.9%, और इसके अलावा बाकी धूल कण वो होते हैं। जल वाष्प के बारे में पढ़े तो जल वाष्पित होकर क्या बनाता है? जल वाष्प बनाता है। जल वाष्प संघनित होकर पानी की बूंदें बनाता है। ये हवा का परिवर्तनशील घटक है। ऑक्सीजन की बात करें तो सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है, सांस लेने के लिए आवश्यक है। तो अगर कोई चीज को आपको जलाना है, कोई भी ज्वलन क्रिया करनी है, तो जलन क्रिया भी जब तक ऑक्सीजन है तभी हो पाती है। इसके विपरीत अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन जलने में सहायता नहीं करती है। यह हवा भरने वाले स्थान का लगभग चौथा या पांचवा हिस्सा लेती है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पौधे और जानवर सांस के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें धूल और धुएं के बारे में, तो ईंधन के जलने से धुआं निकलता है। धुएं में कुछ गैस कण होती हैं, कुछ धूल के महीन कण होते हैं, और अक्सर ये हानिकारक ही होता है। उदाहरण दिल्ली में जो आप पोल्यूशन देख सकते हैं वो। तो हवा में धूल के कणों की उपस्थिति समय समय पर और जगह जगह पर बदलती रहती है। जब हम अपने नाकों से सांस लेते हैं, हम हवा में सांस लेते हैं, तो हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा होती है जो कि धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। अगर हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो वायुमंडल की कुछ परतें होती हैं, कुछ मंडल होते हैं। पहला होता है शोभ मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दूसरा होता है समताप मंडल जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरा होता है मध्य मंडल जिसको हम मेसोस्फियर कहते हैं। चौथा होता है आयन मंडल जिसको हम थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर कहते हैं। और पांचवा होता है बाह्य मंडल जिसको हम एक्सोस्फियर कहते हैं। अब ये एक एक मंडल, ये एक एक जो लेयर होती है, इसमें क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, ये जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर के बारे में डिटेल आपको आगे की एनसीईआरटी में मिलेंगी, क्योंकि ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है तो यहाँ पे इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट है वात सूचक। वात सूचक यानी कि वात सूचक जब घूमती है तो उस दिशा में रुक जाती है जिस दिशा में वायु चल रही होती है। ये एक इस तरीके की सुई टाइप्स होती है, ये जहां पे एक एरो होता है जो इसी दिशा में रुक जाती है जहां पर वायु चल रही होती है। नेक्स्ट है पर्वतारोही। पर्वतारोही क्या करते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई के समय अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई हो जाती है वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसीलिए हमें अपने साथ सिलेंडर ले जाने की जरूरत होती है ताकि सांस की प्रॉब्लम ना आए। पानी और मिट्टी में रहने वाले जानवरों और पौधों के लिए ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध होती है वो अब हम जानेंगे। तो जैसे कि हमने पहले जाना कि पानी में भी क्या होता है, पानी में जो रहने वाले जानवर हैं उनको पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी क्या है? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसमें ऑक्सीजन है। पौधे और जानवर हवा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि इंसान है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं खाना बनाने के लिए। मिट्टी में अगर कोई रह रहे हैं जीव तो मिट्टी में भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये इनको कहाँ से मिलता है? इनको हवा के द्वारा ऑक्सीजन मिलती है। गहरी मिट्टी में अगर कोई है, गहरी मिट्टी में कोई जंतु रह रहे हैं तो वो बुर या छेद बना लेते हैं मिट्टी में, जिससे कि हवा के मिट्टी के अंदर और बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, छेद बन जाते हैं छोटे छोटे। तो जब भारी बारिश होती है तो क्या होता है? वो जो छेद है वो बंद हो जाते हैं।
पानी मिट्टी में हवा के कब्जे वाले सभी स्थानों को क्या करता है, भर देता है। तो ऐसे टाइम पर आपने देखा भी होगा बारिश के समय पर जानवरों को सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि छेद भर गए हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो वो क्या करते हैं, जमीन से ऊपर आ जाते हैं। और यही कारण है कि जब भी भारी बारिश होती है तो आपको केचुए मिट्टी में बाहर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होती है, हवा क्या करती है, वो पवन चक्की को घुमाती है। और पवन चक्की का उपयोग करते हैं नलकूपों से पानी निकालने और आटा मिलों को चलाने के लिए। पवन चक्कियों का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग नौकायन, नौकाओं, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाजों की गतिविधियों में भी इससे मदद मिलती है। और हवा की उपस्थिति के कारण ही पक्षी, चमगादड़, कीड़े ये सब उड़ सकते हैं। हवा कई पौधों के फूलों के बीजों और पराग के फैलाव में भी मदद करती है। और इसी कारण है कि जब फूल बीज होते हैं, जब हवा चलती है तो बीज क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं और वहां पर वो पौधे उग जाते हैं। तो जल चक्र में भी वायु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पवन चक्की क्या होती है, पवन चक्की होती है पवन से चलने वाली एक ऐसी युक्ति जो डायनामो की सहायता से बिजली उत्पन्न करती है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर जो है आज के एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 16, कचरा के बारे में जानेंगे। गार्बेज इन आउट, यानी कि संग्रहण और उसका निपटान कैसे करना है। तो कचरे के लिए एक जो स्वच्छता के लिए है, एक कदम स्वच्छता की ओर भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को एक मिशन शुरू किया था, जिसका नाम क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत अभियान आपको ये पता होना चाहिए, ये कब लॉन्च किया गया था। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी। तो हम सभी जो दैनिक क्रियाकलाप करते हैं उससे कचरा उत्पन्न होता है, चाहे हम किचन की बात करें या फिर नॉर्मली भी कुछ आप खाते पीते हैं तो उसके रैपर्स, तो सब क्या है, कचरा होता है। तो इसके लिए कचरे के लिए पहले बहुत सारी टर्म्स हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि भराव। भराव वो स्थान होता है जहां शहर या फिर नगर के कचरे को एक साथ इकट्ठा करके पाटा जाता है। नेक्स्ट टर्म है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग टर्म आजकल आप लोग सुनने लग गए होंगे। तो रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों और जंतु अपशिष्टों को खाद में बदलना कंपोस्टिंग होते हैं। जैसे कि किचन से हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां जो हम बनाते हैं उसमें से जो कचरा निकलता है, तो उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। जो फूल हैं, सूखे फूल हो जाते हैं, जो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, उनको आप इकट्ठा कर लीजिए, सूखे पत्तों को। तो इन सबको मिला के आप धीरे 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 क्या होता है, खाद में परिवर्तित हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। ये तो हमारी जो नॉर्मल कंपोस्टिंग होगी। एक होती है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्म यानी कि कीड़े से, वर्म से। तो रसोई घर के कचरे को कर्मी या फिर लाल केचुआ द्वारा अगर आप कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट जो टर्म है वो है अपशिष्ट। अपशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को हम कहते हैं जो रोज कारखानों, ऑफिस, घरों और अन्य इमारतों की साफ सफाई के बाद इकट्ठा किया जाता है, जिसे हम कचरा पात्र या सड़क या नदियों में ऐसे ही फेंक देते हैं, वो है अपशिष्ट। एक होता है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण यानी कि कचरे को ही हम नई सामग्री में बदल देते हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट उसी का एग्जांपल है, जैसे कि ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, धातु, एल्यूमिनियम, स्टील जो नहीं यूज है आप उसको कुछ ना कुछ पुनर्नवीकरण करते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं। रिसाइकिलिंग यानी कि पृथ्वी को बचाना, एक उत्पाद का पुनर्नवीकरण करके पर्यावरण को सुरक्षित करने में मदद करना, रिसाइकिल करना, एक चीज को बार बार यूज करना। पुनर्चक्रण ऊर्जा को बचाता है। सामग्री से एक नया उत्पाद बनाने की अपेक्षा उसी उत्पाद को रिसाइकिल अगर हम करते हैं तो खर्चा कम होता है। और पुनर्चक्रण कागज प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, इससे ऊर्जा की बचत होती है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन रहता है और लैंडफिल अंतरिक्ष कचरा के अन्य प्रकार पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता। लगभग 20 वर्षों तक भराव क्षेत्र पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता है। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि आपने देखा होगा कि आजकल नीला और हरा कूड़ादान, दो तरीके के कूड़ादान जो हैं वो फेमस है। तो ये क्या करते हैं, कुछ शहरों या नगरों में नगर पालिकाएं हैं, ये दो प्रकार के कचरे को एकत्रित करने के लिए दो अलग अलग कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं, जिसमें से पहला है नीला कूड़ादान। नीले कूड़ेदान में क्या होता है कि पुनः उपयोग किए जाने वाले सकले पदार्थ डालते हैं इसमें, हम जो भी चीज दोबारा से इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि प्लास्टिक की धातुएं हैं या कांच है। हरे कूड़ेदान में रसोई या फिर अन्य पादप और जंतु अपशिष्टों को एकत्रित करने के लिए होते हैं। नॉर्मल हम समझे तो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा।
अब आपने देखा होगा हम लोग प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं, हालाँकि बैन लग चुका है लेकिन फिर भी आपको मार्केट में बहुत जगह प्लास्टिक बैग मिल जाते हैं। तो इस प्लास्टिक बैग के नुकसान क्या हैं? इससे नालियाँ और सीवर सिस्टम जो है वो चौक हो जाता है। गिरावट की प्रक्रिया धीमी और समय लेने वाली है इसकी, जो इसका खत्म होने का टाइम है। प्लास्टिक की थैलियों को जलाना भी हानिकारक होता है। और अगर प्लास्टिक की थैलियों का सेवन जानवर कर ले तो उनके दम घुटने से उनकी मौत भी हो जाती है। तो अब कचरे का निपटारा कैसे करें? प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें, जहां संभव हो उसको आप दोबारा प्रयोग करें। आप पेपर बैग या जूट का बैग घर से लेकर जाएं जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं। प्लास्टिक बैग को आप बेतरतीब ढंग से फेंकने से बचें, उसको आप सही तरीके से उसका डिस्कार्ड करें। प्लास्टिक की थैलियों को आप कभी जलाएं नहीं। रसोई में कचरे के निपटने के लिए घर पर वर्मी कंपोस्ट बनाएं। पुनर्चक्रण वाला कागज आप यूज करें जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। जागरूक पैदा करें, ठोस कचरे की उचित संग्रह, परिवहन या पृथक्करण करें और लैंडफिल का उचित प्रबंधन करें। यूट्यूब पे या नेट पे भी आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर आप कागज को दोबारा से पुनर्चक्रण कर सकते हैं। किसी चीज को फेंकने से पहले आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। आप रिसाइकिल नहीं करना चाहते हैं तो और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं आजकल मार्केट में जो कि आपसे चीजें लेकर रिसाइकिल करती हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एनसीईआरटी की क्लास 6 की सीरीज। आई होप आप लोग के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। इस सीरीज को आप कम से कम 4-5 बार देखें ताकि आप सारी की सारी अच्छे तरीके से आप इसको रीड कर सकें। इसके पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की आने वाली एनसीईआरटी की सीरीज भी आपको मिल जाए। इसके साथ साथ हमने आप लोगों के लिए एक और सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू कर रहे हैं। तो क्लास 6 के आप चैप्टर वाइज अगर एमसीक्यू देखना चाहते हैं वो भी आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी एनसीईआरटी चैनल पर अपलोड कर दी गई है तो वो भी आप देख सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8447410108 पर अपने नाम मैसेज के साथ, अपने नाम, शहर और एग्जाम के साथ। तो ये थी आप लोग के लिए अपडेट। इसी तरीके से और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ये पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करें।